में ट्रांसमिट होता है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना कोई इन्फेक्शन है। ये केवल माता पिता से उसके बच्चों में ये ट्रांसमिट होगा। तो बचाव के लिए हमें क्लोज मैरिजेस जो बोधक हैं उन लोगों को शादी करने से मॉनिटरी बेनिफिट, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है, कोई इस पे एग्री करे चाहे ना करे। मरीज को मॉनिटरी बेनिफिट देना बिल्कुल भी न्याय संगत तर्क संगत नहीं है। कोई भी जगह पे पैसा देके मरीज को गुमराह करना, उसके माइंड को डाइवर्ट करना, दैट इज नॉट माय ओपिनियन। आप देखिए टीवी प्रोग्राम में क्या हुआ, पहले उसको पैकेट दिया, फेल हो गया, मॉनिटरी बेनिफिट दिया, उसमें सब चीज होने लग गया। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, लेकिन इन चीजों को इस फोरम से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूं। आप इलाज का दायरा बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे इससे निजात पा सकते हैं, क्या क्या नई फैसिलिटीज आ रही हैं, किस तरह की नई चीजें आ रही हैं, हमको पता है। मैं आज इस फोरम से बोल रहा हूं, लिक्विड हाइड्रोक्सीयूरिया आ चुकी है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो भी इस चैनल को देख रहा है तुरंत बोले कि सिडेस्को से मंगवाएं, सिडेस्को से अप्रूवल मंगवाएं, यहां पर तुरंत प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। ये होता है काम। ये नहीं कि 1000 रुपए ले ले भैया, तू जाके वहां से खरीद ले, वहां दिल्ली से मंगवा ले, हम ट्रेन से तरह से मंगवा देंगे। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको यदि स्टेट स्पेसिफिक कुछ काम करना है, स्टेट ऑफिशियल्स हो जो भी है, उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मॉनिटरी बेनिफिट ठीक है, जो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है उनको आप मॉनिटरी बेनिफिट दीजिए। आंगनवाड़ी सहायिका है, मितानिन्स है, रियली दे आर वर्किंग फॉर अस, वी आर अप्रिशिएटिंग दिस। सर बैठे हैं आलोक शुक्ला सर, इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, मितानिन का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही स्टार्ट कराया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो सर का मैं हर काम को बहुत बारीकी से एनालिसिस करता था। तो वो तो मैं व्यक्तिगत राय से बोलता हूं, ये ठीक नहीं है। बट जो मैंने 4 सुझाव दिए हैं, मैंने ऊपर भी इस चीजों को कम्युनिकेट किया है और हमेशा करता रहूंगा। और सिकल सेल के बारे में डॉक्टर पात्रा जो पितामह है, मैं सैल्यूट करता हूं। सर ने आप बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पर, और आज इस मुकाम पे हम पहुंचे हैं कि हम इस बीमारी के सभी एस्पेक्ट को कवर करने की गवर्नमेंट सेक्टर से कोशिश कर रहे हैं। सर नमस्ते। सर मैं कोई अपना सा हो, काश फाउंडेशन से काजल सचदेव हूँ। और सर मेरे बच्चे को खुद थैलेसीमिया है और मैं 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, सिकलिंग और थैलेसीमिया बच्चों के लिए। मैं आपके पास आई भी हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा करे, वाकई मैं मानती हूँ इस फील्ड में सरकार ने काफ़ी काम किया है और निरंतर हम भी कई बार कैंप के लिए आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें भी सिकलिंग बच्चों के लिए कैंप मिल जाता है। तो सर एक समस्या थी हमारे साथ, जैसे इन बच्चों को थैलेसीमिया सिकलिंग जो बच्चे होते हैं उनकी मदर्स अगर दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सीवीएस टेस्ट कराना पड़ता है, क्रॉनिक वायल सैंपलिंग कराना पड़ता है। तो सर यहाँ पर वो टेस्ट उस बच्चे आगे ऐसे बच्चे ना पैदा हों, इस जनसंख्या को स्टॉपेज करने के लिए सर क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ समय से ऐसे बच्चे निरंतर आ रहे हैं कि प्रेग्नेंट हैं और उनको 17,000 खर्चा करके ये करना पड़ेगा, तो उनके पास 17,000 नहीं होते हैं, तो वो दोबारा तिबारा ऐसे बच्चे पैदा करते जाते हैं। तो सरकारी तरफ से क्या है, कौन सा स्थान है जहां हम बच्चों को भेज सकते हैं? ये जो आप न्यूबॉर्न एंटीनेटल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, जी, इस आपने मुद्दे बहुत ही पे सही हम मुद्दा आपकी उठाया है। प्रतिक्रिया लेंगे। पात्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पहले उनसे सुन लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है, मैडम के जो कंसर्न है बिल्कुल वो उनकी इमोशनल कंसर्न है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल हर्डल्स है, क्योंकि उसके करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ रायपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, फैसिलिटीज उपलब्ध है, लेकिन उसके जो डाटा एनालिसिस है इट नीड्स ए वेरी हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज। तो वो हम लोग, ये भारत सरकार भी इसमें सहमत है, जितने भी एक्सपर्ट उनके बोल रहे हैं, तो 1-2 जगह में कंसंट्रेट किया जाए सो दैट डाटा गलत ना हो। देखिए जैसे जुडिशरी में है ना, कोई सही लोग पनिश ना हो जाए, उसी टाइप का हमारी जो बच्चे हैं, क्योंकि ये मेंडेलियन
नॉलेज सबसे प्रेशियस होता है। सो डायग्नोसिस जो इंटरप्रिटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए बहुत जगह में हम लोग उसको डिस्करेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये चीजें रियलाइज की, क्यों गलत ना, और बहुत इजी है ये। पुल होके सबसे यहीं से रायपुर में हमारा कलेक्शन होके सैंपल चला जाता है, वो करके भेज देता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें तो ये पेन लेना पड़ेगा मैडम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसको इतना इमोशनली नहीं, इसके फटाफट उसको डायग्नोसिस कर दे। जी डॉक्टर सिन्हा जी आप अच्छा, निश्चित रूप से एक बात तो समझ में आती है कि अभी तक जो पैनल डिस्कशन में अब तक जो चीज़ें आई है, सरकारी योजनाएं जो कि अभी चल रही है या जो पहले से भी चली आ रही है और नई जो बनने वाली भी है, खासकर तो अभी जो चल रही है, पर उसकी बात करें, पात्रा साहब ने बताया, सिन्हा साहब ने बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी अभी भी हम जब बात करें तो प्रबुद्ध लोगों तक नहीं है, तो फिर निचले लेवल तक बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है, वो उनसे अभी तक अवेयर नहीं हो पाते। इन्हीं सरकारी योजनाओं को लेकर जब हम बात करें कि सरकार की जो ये योजनाएं चल रही हैं, इनमें आज भी जो निजी अस्पताल हैं वो सही ढंग से पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, या तो उनके सामने बहुत सारे हर्डल्स हैं या फिर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो आ नहीं पाते हैं। डॉक्टर विवेक केसरवानी जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं में निजी अस्पतालों की भूमिकाओं को आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़वा सकते हैं, या वो आगे आ सकते हैं। मैं कुछ छत्तीसगढ़ के हित के लिए कुछ बोलूँगा। जहाँ तक सवाल सरकारी योजनाओं का निजी चिकित्सालयों में उसके क्रियान्वयन का है, तो मेरी समझ में मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं, आयुष्मान योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको अपने लेवल पे यूज़ क्रियान्वित कर रहे हैं उसको। बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम है या सिकल सेल इराडिकेशन या जो भी है, उसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हम उसको अपने लेवल पे अच्छी तरीके से ग्राउंड पे लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आयुष्मान योजना के बारे में बोलना चाहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से। आयुष्मान योजना जब शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है 2008 में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY के नाम से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 2013 में चालू हुआ था शायद, मनमोहन सिंह जी ने चालू हुई थी, और मेरे ख्याल से 2016 में फिर उसको आयुष्मान योजना का नाम दिया गया, 18 में। मतलब उसी योजना का बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज किया गया, और ये जो स्टार्ट किया गया था, ये चालू किया गया था बिलो पॉवर्टी लाइन BPL पेशेंट्स के लिए चालू किया गया था। कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये था कि जब ये शुरू हुआ था तब ये 30,000 रुपये का इसकी कैपिंग थी, 30,000 रुपये का कार्ड था। फिर बाद में इसे 50,000 रुपये किया गया, और आयुष्मान योजना आने के बाद में फिर ये 5 लाख रुपये की योजना हो गई। तो ये इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था कि भाई एक गरीब व्यक्ति जो आमतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो वो इन कार्ड्स के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो BPL पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करना शुरू किया, और आज भी कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, धीरे धीरे इसमें इसके जो बाईलॉज हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। फिर ये APL पेशेंट्स को भी दिया गया। अभी ऐसा सुनने में आया है कि बजट में इसका शायद 5 लाख का 10 लाख किया जाएगा, और शायद 70 ईयर्स के ऊपर के पेशेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मेरा ये सोचना है सर कि सरकारी योजनाओं में भाग लेने में प्राइवेट अस्पतालों को कोई हिचक नहीं होती है। कुछ लॉजिस्टिक जो दिक्कत होती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो कागजी कार्रवाई है या जो रेन्यूमरेशन को पेमेंट करने में जो दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर सुधार ली जाएँ, टाइमली जो कमिट किया जाता है कि भाई किसी भी योजना का जो रेन्यूमरेशन है वो इस टाइम फ्रेम में प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत हेल्पफुल रहेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने लेवल पे मैनेज करने में। और मुझे लगता है कि आयुष्मान योजना वन ऑफ द लार्जेस्ट योजना है हेल्थ रिलेटेड वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जैसा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके इस मंच के माध्यम से मैं एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के या रायपुर के प्राइवेट अस्पतालों की तरफ से तो बोल ही सकता हूँ कि सरकार जब जहाँ जैसा चाहेगी अपनी योजनाओं में हमको अपना पार्टनर समझें। क्षेत्र की जनता और राज्य की जनता को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में वी आर अ टीम, हम उनके पार्टनर्स हैं। हमको पार्टनर्स की तरह सरकार यूज़ करे, और हम वी विल बी मोर देन हैप्पी। हम
उपयोगी सारी सरकारी योजनाओं को, खासकर जो जन स्वास्थ्य को लेके योजनाएं हैं सरकार की, उसमें हमारी भागीदारी जहाँ पे भी सरकार जैसा चाहेगी हम डेफिनेटली करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर सभी प्रतिबद्ध हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए और लगातार कदम इसके लिए व्यापक रूप से सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं और यही वजह है कि एक व्यापक परिणाम और अच्छा असर इसका देखने को भी मिल रहा है। बहुत विस्तृत रूप से और बहुत गहरी बातचीत यहाँ पर हुई है। कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में जो मेहमान यहाँ पर मंच पर मौजूद रहे, इन्होंने अपनी राय दी है। न्यूरोलॉजी इश्यूज कैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसकी जद में कैसे आते जा रहे हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ और कैसे कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं, सिकल सेल पीड़ितों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ भावी योजनाएं हैं, इसको लेकर भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। साथ ही साथ में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में कितनी गहरी खाई है और कैसे मिलजुल कर काम किया जा रहा है, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से और व्यापक चर्चा आज हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे पैनल के माध्यम से बतौर पैनलिस्ट जो हमारे साथ में मेहमान मौजूद थे इनके बीच में हमने की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कड़ी में जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं एक एक करके आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी। मनोज, यहाँ पर राजेश लाहौटी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लाहौटी जी से आग्रह कि वे एक एक करके हमारे जो पैनलिस्ट हैं मंच पर यहाँ पर जो मौजूद रहे, चूंकि ये पल हमेशा के लिए जहन पर कैद रहे, इसलिए एक स्मृति चिन्ह ससम्मान यहाँ पर प्रदत्त किया जा रहा है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद रहे जिनसे विस्तृत रूप से और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर विवेक केशरवानी जी हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहे, डायरेक्टर है सुयश हॉस्पिटल के। नितिन गोयल जी जो कि हैं सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर। डॉक्टर विवेक केशरवानी सुयश हॉस्पिटल से हमारे साथ में मौजूद रहे। डॉक्टर HP सिन्हा जी न्यूरोलॉजिस्ट है, नारायणा हेल्थ रायपुर। साथ ही साथ डॉक्टर आशीष सिन्हा जी जो कि मेडिकल SCI रायपुर के डायरेक्टर हैं। इनसे भी कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से और व्यापक चर्चा यहाँ पर हुई है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही बतौर पैनलिस्ट इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए अब इस कार्यक्रम की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक एक करके अलग अलग पैनल पर हम बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हेल्थ एजुकेशन को लेकर हमने यहाँ पर इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत की है। क्या कुछ चुनौतियां और बाधाएं आ रही है हेल्थ सेक्टर में, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार हमारा ये कार्यक्रम जारी है और इसको लेकर चर्चा भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगले पैनल की ओर रुख करते हैं जहां पर मैं मंच पर ससम्मान हमारे पैनलिस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। साथ ही आगे मैं डॉक्टर सुनील कालरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, कालरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर। साथ ही डॉक्टर सुनील खेमका जी श्री नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जो कि मंच पर हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही डॉक्टर यूसुफ मेमन जी जो कि डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल से हैं। ये सभी हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहेंगे और इनसे हम कई मुद्दों को लेकर बातचीत यहाँ पर करने जा रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ और कैसी चुनौतियां हैं, कैसी कितनी बाधाएं हैं, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से व्यापक चर्चा यहाँ पर होनी है। और बतौर पैनलिस्ट के साथ में जो चर्चा यहाँ पर होगी जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रबंध संपादक जय दुबे जी को और साथ ही राजेश लाहौटी जी जो कि हमारे ग्रुप एडिटर हैं, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और कई मुद्दों को लेकर अब यहाँ पर चर्चा की जानी है। तो एक और हमारे साथ में ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे और प्रधान संपादक एशियन न्यूज के सुभाष मिश्रा जी भी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। सभी पैनलिस्ट का पुष्पगुच्छ से स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। राजेश लाहौटी जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। अलग अलग पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं और एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। पुष्पगुच्छ से स्वागत सभी मेहमानों का, अतिथियों का। डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर। डॉक्टर सुनील कालरा जी हैं, कालरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील खेमका जी हैं, श्री नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर। साथ ही डॉक्टर यूसुफ मेमन जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, कैंसर सर्जन हैं और संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल के। तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत होनी है। हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार से कैसी बाधाएं आ रही हैं, कितनी चुनौतियां हैं, कैसे उसे दूर किया जा सकता है, हेल्थ एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी को
विस्तृत रूप से इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। और पैनलिस्ट से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी मौजूद हैं और साथ ही प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो दौर है, इस दौर में जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी पैसा है, वो सोचता है कि मैं सबसे बेहतर डॉक्टर के पास जाऊं और सबसे बेहतर अस्पताल में जाऊं जहां पर कि सबसे ज्यादा सुविधाएं हों। ऐसी क्या वजह है कि हमारे यहाँ के कुछ ऐसे अस्पताल हैं कि तमाम बड़ी सुविधा होने के बावजूद लोग सरकारी अस्पतालों में जाने की बजाय उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे त्वरित रूप से उनका उपचार होता है। सरकार में भी उपचार होता है, पर वहां पर बहुत सारी चीजों की दुविधाएं होती हैं। पर लोग जिनके पास भी पैसा है वो रायपुर में उपचार कराएंगे, और उससे ज्यादा अगर उनको लगता है तो दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। पर बावजूद इसके अब धीरे धीरे रायपुर में बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। और निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर आलोक शुक्ला कह रहे थे कि जिनके पास पैसा होता है या जो समृद्ध होते हैं या जिनकी सामर्थ्य होती है, वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए कई जगह भेजते हैं, वो कई बाहर भी भेजते हैं। उसी तरह जिनके पास उपचार के लिए पैसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि उनका अच्छे अस्पताल में उपचार हो और उनकी केयर होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप दवे हैं, जो रामकृष्ण अस्पताल है, उसको मैं याद करता हूं कि बूढ़ापारा की वो रोड जहां पे डॉक्टर साहब बैठते थे, तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बातचीत में कि वो बड़ी सुकून की जिंदगी थी, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर नितिन गोयल और डॉक्टर जो बता रहे थे कि किस तरह से अस्पताल चलाना कितना मुश्किल का काम है। तो वो तमाम मुश्किलों से डॉक्टर जो है वो जूझते रहते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक आदर्श की तरह है कि इन्होंने खुद, जिसको बोलते हैं जीजीविषा, व्यक्ति में जीने की उत्कट आलसा जो लालसा होती है, उसका ये प्रतीक है। तो मैं डॉक्टर संदीप दवे से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आपने एक गुडविल बनाई और आप एक बड़ा अस्पताल चला रहे हैं। फिर आपको लगा कि इसमें आपको आर्थिक रूप से कोई सहयोग चाहिए, और केयर जैसी संस्था आपके साथ जुड़ती है, और फिर आप उसमें सुविधाएं बढ़ाते हैं। और लोग कई बार चाहे अनजाने वो जाते वही हैं, पर कई बार कहते हैं कि साहब इलाज महंगा है। तो क्या वाकई इलाज महंगा है, या धीरे धीरे लोग इतनी सुविधाएं चाहते हैं, इतनी मशीनें आपको करना पड़ता, इतना स्टाफ की वो मैनेज करना, चूंकि आप एक समानांतर छत्तीसगढ़ में जिस तरह का अस्पताल चला रहे हैं उसकी अपनी गुडविल है, वो गुडविल कैसे हासिल हुई और उस मुकाम पे पहुंचकर आप किस तरह महसूस करते हैं? धन्यवाद सुभाष जी। और आपने जो प्रश्न पूछा है वो एक प्रकार से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरी जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बोल गए हैं। आपने शुरुआत की बूढ़ापारा। बूढ़ापारा एक छोटा सा सेटअप था जिसकी कॉस्ट बहुत कम थी। वहां पर मैं किसी भी मरीज का किसी भी दर पर फ्री में भी ऑपरेशन कर देता था, मुझे कोई उसका घाटा या नुकसान नहीं होता था, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी मेरी कॉस्ट आ रही थी वो बड़ी कम आ रही थी। आप विवेक ने भी यही बात बोली, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका अस्पताल बढ़ता जाता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी मशीनों की मेंटेनेंस बढ़ जाती है, आपकी बहुत सारी, आप जितनी टेक्नोलॉजी जोड़ते जाते हैं उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही, अब जैसे मैंने रोबोट लिया है, अब वो रोबोटिक सर्जरी रोबोट जो है उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए साल का है। तो आप यहां पर जब आप बड़ा करते जा रहे हैं, चीजों को बृहद करते जा रहे हैं, तब आपके खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां से आपकी गुडविल जो है ना सर, वो खत्म होनी चालू होती है। आप डॉक्टर से ऑल ऑफ अ सडन एक विलन बन जाते हैं, क्योंकि वो बोला जाता है कि आपकी जो मरीज बोलने लगता है कि डॉक्टर की नज़र तो, डॉक्टर साहब तो सिर्फ कमाने में विश्वास रख रहे हैं, डिस्काउंट कर नहीं सकते, कंसेशन देते नहीं हैं, आयुष्मान में इलाज करते नहीं हैं, तो अस्पताल चलेगा कैसे? आप मुझे बता दें कि एक पैकेज अगर निर्धारित है किसी भी सर्जरी का, उसको निर्धारित कौन कर रहा है? पहली चीज, अगर वो पैकेज
सरकार के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के द्वारा निर्धारित हो रहा है, जिसको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कुछ नहीं लगी, जिसका पूरा का पूरा सरकारी बजट से आया है। यहाँ पर मेरे ऊपर जिस वक्त मैंने ये अस्पताल शुरू किया 5 करोड़ का लोन था। बैंक का लोन बढ़ते बढ़ते एक समय यह हुआ कि 120 करोड़ हो गया। तो उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ईएमआई जो मेरी बन रही है वो कहाँ से आएगी? वो पेशेंट तो जो पे करेगा वहीं से तो आएगी। आज मेरे अस्पताल में या यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनके अस्पतालों में कम से कम 70 से 100 डॉक्टर काम कर रहे होंगे। उनकी तनख्वाह भी है। स्टाफ 24x7x365 दिन चाहिए। एक भी दिन आप छुट्टी नहीं दे सकते, एक भी दिन आप अस्पताल बंद नहीं कर सकते, उनकी भी तनख्वाह निकालनी है। तो कॉस्ट जो है अस्पताल की, ओवरऑल एक्सपेंसेस जो आपके अस्पताल के हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो छोटा सेटअप है, मेरी गुडविल बहुत अच्छी इसलिए बनी क्योंकि वहाँ पर मैं बड़े आराम से मुफ्त में भी इलाज कर ले रहा था, बड़े से बड़ा इलाज कर। पर जब मैं बढ़ता गया, अस्पताल बढ़ता गया, मेरी कॉस्ट बढ़ती गई, तो वो सब चीज़ें पीछे गई और पैसा जो है वो लोगों को चुभने लगा या लोगों को लगने लगा कि हम किसी चीज़ का ज़्यादा ले रहे हैं। अगर वो यूके का पेशेंट रायपुर में आके इलाज करवा रहा है एक सड़ी सी बीमारी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको 3 महीने वहाँ रुकना पड़ रहा है, इसलिए आ रहा है वही बीमारी का। क्योंकि मैं इलाज अमेरिका में भी करवा चुका हूँ अपना, क्योंकि मेरे देश में अन्य उपलब्ध नहीं था और मैं अपनी जीवन भर की सारी कमाई उस इलाज में झोंक चुका हूँ। कितना कॉस्टली है अमेरिका में इलाज, ये हमसे पूछिए, हम जान रहे हैं क्योंकि दर्द सहन किया। हमारे देश में उसी इलाज का दर 10% है, जो अमेरिका में जिस इलाज का दर 8 गुना, 10 गुना या 100 गुना से ज़्यादा हो जाता है। तो आप कॉस्ट कंपेयर, मशीन वही है सर, अमेरिका में भी वही मशीन यूज़ हो रही है, मेरे यहाँ भी वही मशीन यूज़ हो रही है। दा विंची का रोबोट वहाँ का सर्जन भी यूज़ कर रहा है, दा विंची का रोबोट मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। फर्क मशीन में कुछ नहीं है, कॉस्ट वही है। तो कॉस्ट पेशेंट को पे करने में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस मैं और आप नहीं सुलझा सकते, वहां पर हम फेल हो रहे हैं। जी, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें और आप उससे खुद जूझे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर कालरा हैं। मैं उनके साथ में कई बार साक्षात्कार कर चुका हूं। डॉक्टर साहब, इधर के दिनों में लोगों में एक तो आप बहुत सारे मरीजों का उस तरह से इलाज करते हैं कि जिनको जो जल गए हैं, जो कट गए हैं, जो बहुत सारे हैं, पर इधर के दिनों में सौंदर्य को लेकर एक नए तरह का प्रतिमान स्थापित हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आपके पास, लड़कियां, औरतें, तरह तरह और आदमी भी, मैं कैसा दिखूं, क्योंकि ये सेल्फी समय है, तो लोग बहुत सारे नए तरह के लिए लोग आपके पास आते हैं। वो आपका अनुभव कैसा है, क्योंकि तो आपको खूब पैसे देके जाते हैं? देखिए क्या है कि डॉक्टरों के पैसों पे नजर क्यों लगती है? हाँ? वैसे अभी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर कालरा साहब अगर बोलना शुरू करेंगे और अपने मजाक के अंदाज में बोलना शुरू करें तो शायद बीमारी का इलाज के साथ साथ बाकी सारी समस्याओं को भी बहुत ही आसानी से लेंगे। देखिए क्या है कि जैसे लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत कन्फ्यूजन है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत महंगी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, सोचने का नज़रिया है। पहले ऐसा सोचते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना बॉलीवुड हीरो हीरोइंस और बहुत पैसे वाले ही कराते हैं, पर मैं इस उद्देश्य से एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में काम चालू किया था कि ये मिडिल क्लास को उपलब्ध कराएंगे विद अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। और ये कहना मेरा एम ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे लेके कम ऑपरेशन के बदले कम पैसे में ज़्यादा लोगों को सुविधा दी जाए। क्योंकि ये सोच का फर्क है कि मैं आधा घंटे में ये ऑपरेशन करूँगा तो मेरे को इतने पैसे मिलने हैं, या उस आधे घंटे में मेरे को इतने मिलने हैं, वो सोच से है। तो हमने अपने समय में, चाहे कटी उंगली हो या ब्रेस्ट इम्प्लांट हो या बहुत हो, आधे घंटे में होता है तो हम उसको 5,000 में भी करते हैं, कभी ज़्यादा मिलता है तो उसमें भी करते हैं। तो बहुत रिजनेबल प्राइस में काम हो रहा है और लोगों का अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे हमारे सब हॉस्पिटलों में है, हमारे यहाँ है, बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कराने, क्योंकि ये प्लांट सर्जरी होती है। तो अपॉइंटमेंट लेके, बात करके, व्हाट्सएप में देख के, अभी दुबई के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, पर हम उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप करोगे तो फिर बदनाम हो जाओगे और आएंगे नहीं।
जो यहाँ के पेशेंट का जो चार्ज है वही हम उनसे करते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। बॉम्बे के टीवी कलाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा एफोर्ड बॉम्बे के डॉक्टरों का नहीं कर पाते, वहाँ की कॉस्ट ज़्यादा है हॉस्पिटलों की, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो एक तो अवेयरनेस बढ़ी है, और रायपुर शहर में बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ जो बड़े शहरों की है वो कम प्राइस में उपलब्ध है। उसी क्वालिटी के डॉक्टर उपलब्ध है, वही मशीनें उपलब्ध हैं, तो लोगों का इनफ्लो बहुत बड़ा है। और ऑफकोर्स क्या है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं कई बार कोई नीडी पेशेंट आता है और मेरे को लगता है इसको बहुत ज़रूरत है, इसके बिना इसकी शादी में प्रॉब्लम आना है या इसके सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आना है, क्योंकि लुक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम उसमें कॉस्ट नहीं देखते हैं कि उसको करते हैं, क्योंकि एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसलिए चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, अच्छी हो रही हैं और आगे बढ़ेंगे भी, क्योंकि लोगों का अपने प्रति नज़रिया बदल गया है। पहले लोग ये सोचते थे कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं दूसरों को अच्छा दिखने के लिए, पर वो है उल्टा। आदमी अपने आप के कॉन्फिडेंस के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी पहले कराता है। उसको कॉन्फिडेंस होगा तो उसका हर काम जो है वो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस से होगा और लाइफ में अच्छा सेटल होगा। तो ये केसेस तो बहुत बड़े हैं रायपुर में, और बाहर से भी बहुत इन्फ्लो आया है, और उसका कारण ये है कि कम खर्चे में हम क्वालिटी काम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी तो मिथक टूटा है कि पहले ऐसा लगता था कि जो एलिट क्लास है या जो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, पर मैं जब पिछली बार लगातार आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि अब गांव से भी जिनका विवाह होना है या जो निम्न मध्यवर्गीय हैं उस तरह के लोगों में भी ये चलन बढ़ा है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा है, और मैं बोलता हूँ कि आप विश्वास नहीं करोगे कि जितनी कॉस्मेटिक सर्जरी अकेले हमने रायपुर में करी है उतने बहुत कम जगह में सिंगल आदमी ने करी है। और यहाँ पर हर प्रकार की अवेयरनेस है। छोटे छोटे गांव से आके सेक्स चेंज के ऑपरेशन करना, मेल टू फीमेल बनना, या क्या है कि सेक्स ऑर्गन की कॉस्मेटिक सर्जरी कराना, या पूरे बॉडी का शेपअप कराना, ये बहुत अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। और इसके लिए मैं एक्चुअली में मीडिया को बहुत प्रेस करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण, सोशल मीडिया के कारण, अवेयरनेस के कारण बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं, और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और हर घर में इसकी ज़रूरत है। मतलब डॉक्टर साहब, मीडिया का भी तो चेहरा बदल गया है ना, तो उसको भी थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। मीडिया तो क्या है, जी बताइए। प्लास्टिक सर्जरी चल ही रही है। हाँ, लगातार हो रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा, जिस तरह से अभी तक जो तमाम मुद्दे उठे हैं और अपन देखते भी मतलब सुनते आ रहे हैं कि सेवा भाव से इंडस्ट्री के बीच ये जो सफर है मेडिकल का, हम यहाँ देख रहे हैं कि मरीजों के घुटने अब कम से कम जवाब देने लगे हैं। डॉक्टर खेमका साहब से मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब ये तो खैर इंडस्ट्री की बात कर रहा था, मैं उद्योग की बात कर रहा था, या हम इस सेक्टर की बात कर रहे थे। हालांकि मुझे उद्योग या इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, ये एक सेवा भाव का पेशा है। अब उसको सब अपने अपने नज़रिए से लेते वो एक अलग बात है। लेकिन मैं डॉक्टर खेमका साहब से यही पूछना चाहूँगा कि अब मरीजों के जो घुटने, खासकर लोगों के घुटने जो हैं, वो 40 साल के बाद कभी भी जवाब देने लगते हैं, ऐसा क्यों? जबकि उनका हम खान पान या दूसरी चीज़ें देखें उससे थोड़ा सा जरूर हम असहमत होंगे, लेकिन ये घुटने इतनी जल्दी जवाब क्यों देने लगे जो पहले कभी 60 साल की उम्र के बाद देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, वेट कॉन्शियस हो गए हैं। अगर वेट आपका ज़्यादा रहेगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा, या किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो फैमिली में, तो ऐसे लोगों के घुटने जल्दी ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ 60-65 के बाद जैसे कि बाल सफ़ेद होते हैं या सब और डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, उसी प्रकार नी में भी डिजनरेशन होता है और होते हैं। इंडियन जो मेथड है टॉयलेट के लिए या वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर उसको जो लोग देखा गया है जो इंडियन स्टाइल में बैठते हैं उन लोगों के घुटने काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनकी क्वाड्रिसेप्स मसल जो रहती है मजबूत रहती है, तो उन लोगों में नी डिजनरेशन कम होता है। ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ से जिससे लोग जो हैं जिनके घुटने जल्दी जवाब देने लगे हैं वो उससे बच सकते हैं, या नई जनरेशन इससे अपना बचाव कर सकते हैं? इसके लिए बेस्ट वे है कि अपना बॉडी वेट कंट्रोल करके रखा जाए। दूसरा जो है एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए, अगर आप फिटनेस में रहेंगे तो 50% टाइम्स आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। निश्चित रूप से जागरूकता ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यूसुफ मेनन साहब। डॉक्टर यूसुफ मेनन साहब से एक
कोई स्टेज ही नहीं रही है कि जब आदमी को डायग्नोज होता है तो पता चलता है वो 3rd स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है, वो पता चलता है। एक चीज़ और, ऐसे लोगों को भी कैंसर होने लगा है जो तंबाकू या अल्कोहल या बाकी जो दूसरे ऐसे तत्व है जिनसे कैंसर होता है उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कैंसर की गिरफ्त में आ जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब से यही जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि वो लोग जो कि इन सब चीज़ों में आते नहीं फिर भी गिरफ्त में आ रहे हैं। देखिए, कैंसर के बारे में जैसा कि आपने कहा कि हमें ये भ्रांतियां हैं कि सिर्फ तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब इसका उपयोग करने वालों को कैंसर होता है, लेकिन आजकल सिनेरियो चेंज हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कैंसर का जो कारण है वो है हमारी दिनचर्या में परिवर्तन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट होना। पहले लोग जो है बहुत खुश रहते थे, उस समय ये मोबाइल का ज़माना नहीं था। आजकल जो है मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी सोशल मीडिया में है और स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत हाई में है। और स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि कार्टिसोल हार्मोन है, जो एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं, ये ऐसे समय में निकलते हैं जिसको हम फ्लाइट एंड फ्राइट मोड कहते हैं, कि जब कोई डरावनी चीज हो। लेकिन आजकल जो है हम सभी लोग जो है ऐसी स्थिति में हमेशा रहते हैं। हमारा शरीर खुद कंफ्यूज है। जब हम रील देखते हैं तो 10 सेकंड की एक रील आती है जिसमें बहुत खुशी का अनुभव होता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक प्रवचन देने वाला आ जाता है, फिर 10 सेकंड में कोई एक डरावनी कोई चीज आ जाती है, फिर 10 सेकंड में कोई एक गुस्से वाली कोई चीज आ जाती है। हमारा बॉडी खुद कंफ्यूज है कि वो कौन सा हार्मोन निकाले। इसके कारण लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं और स्ट्रेस का लेवल बढ़ा है। इसके अलावा पहले लोग 6 घंटे 7 घंटे काम करते थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उनको, हर आदमी को जो है भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसके कारण भी इनके शरीर में अननेसेसरी स्ट्रेस जो है वो उसका लेवल बहुत हाई रहता है। ये हार्मोन्स के लेवल बहुत हाई रहते हैं। इसके कारण ये पहले शुरू में छोटी छोटी बीमारियों से और बाद में बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और एक उसका कारण कैंसर का होना भी है। इसके अलावा कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण आजकल जो है हम देखते हैं फूड में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें कलरिंग मटेरियल है, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है, उसमें प्रिजर्वेटिव की वो खराब ना हो जाए उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है। उसको सजाने के लिए आप सिंपल जो सब्जियां खाते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे फ्रूट्स को पकाने के लिए, या उसमें बोलते हैं तरबूज में कलरिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। आप जो पनीर खा रहे हैं वो सही है कि नहीं वो आपको मालूम नहीं है। तो ये फूड एडल्ट्रेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है। डॉक्टर संदीप दवे, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, आप अंगदान के लिए बहुत अपील करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये इसको करें और इस मुहिम को आप लगातार चला रहे हैं, तो ये किस तरह की मुहिम है और इसमें आपको किस तरह की सफलता मिली? क्या लोग इसमें धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी और जब हम लोग पढ़ रहे थे MBBS की, MS की, उस वक्त एक स्लोगन था रक्तदान महादान। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती गई हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के मरीज बढ़ते गए हैं, हमारे देश में किडनी, लीवर और हार्ट की अंतिम स्टेज में, जहां पर आपको इनके, अगर मरीज को जिंदा रहना है तो इनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते। ऐसे मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उसके अगेंस्ट में हमको कितने अंग मिल रहे हैं वह बहुत कम है। अगर मैं आपके सामने एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण रखूं कि अगर मुझे 100 अंग, ऐसे मरीज हैं जिनको अंगों की जरूरत है, ऐसे 100 मरीज हैं, तो आपको मुश्किल से एक मिल रहा। ये सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो पीलिया से ग्रसित हैं, जो जन्मजात, भगवान ने ही उनको बेचारे को जब पैदा किया तो डिफेक्टिव पैदा कर दिया, उनका लीवर खराब बनाया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अगर आप जिंदगी नहीं दे पा रहे हो, जिनके सामने
बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी, अगर उनको लीवर मिल जाए तो ये लीवर आएगा कहाँ से? या तो लाइव डोनर होगा, मतलब कोई जीवित रिश्तेदार, या ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रेन डेड हो चुका हो। बहुत मतलब इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, डॉक्टर काले, डॉक्टर प्रवास चौधरी, डॉक्टर अजीत मिश्रा, हम लोग बहुत ज़्यादा, IMA रायपुर का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और रिपीटेडली सरकार के सामने हम ये समस्या को रखते रहे। और पहली बार रमन सिंह साहब की सरकार में विधानसभा में पारित हो गया था कि ऑर्गन डोनेशन हो सकता है और अब आप लोग ट्रांसप्लांट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे याद है एक मंच था जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और वहां पर मैंने खड़े होकर उनसे बोला था कि साहब कम से कम ब्रेन डेड लोगों का ऑर्गन डोनेशन के लिए कैंपेन चालू करिए, उसको लीगलाइज करिए कि ब्रेन डेड व्यक्ति अपना अंग दान कर सकता है। तो उनकी सरकार में ये कानून पारित हो गया। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि साहब हम अपने शरीर का पूरा दान, अगर हमारा दान देना पड़ेगा तो हम इसको अंग रहित या इस प्रकार से हम अपना वो नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करना चाहेंगे, वैसे ही दफनाने नहीं चाहेंगे बोल रहे हैं बाकी लोग। तो ये जो दुविधा समाज, अब यहाँ पर समाज, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने नियम कायदे कानून पॉलिटिशियंस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सबने बना दिए, पर अब जो जरूरत है समाज को, आप मीडिया को, इनको आगे आना है और एक मुहिम चलाना है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है अंग की। और हमारे देश में यह भी मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता अंग प्रत्यारोपण होता है, जिसकी सहायता भी सरकार कर रही है। जो स्कीम सरकार की नहीं आ पाई सामने, अंग प्रत्यारोपण किडनी के लिए 6 से 7 लाख और 18 लाख के करीब लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए सरकार अपने कोष से देती है। तो जब इस प्रकार की योजनाएं सरकार, डॉक्टरों, सबने मिलकर बना दी है, तो मीडिया और समाज आ गया है, जितने भी सामाजिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनकी बातचीत हो, लोग प्लेज करें कि हम अपने अंग दान करेंगे। यह जरूरत है सर, और इस पे हमको काम करने की आवश्यकता है। जी, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। अभी एक अभियान चल रहा है कि एक वृक्ष एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान अपनी जगह है, पर मैं रायपुर के मारवाड़ी शमशान जाता हूं तो मैं हर बार ये सोचता हूं कि ये जो विद्युत शौक है ये कब चालू होगा। तो कोई नेता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे या किसी बड़े आदमी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि ये इसको चालू करें। अब सवाल है कि हम एक तरफ पेड़ लगाते हैं, दूसरी तरफ पेड़ काट के हर जितना मुर्दा जलता है उसमें हम पेड़ जलाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं लोगों के मन में कि साहब हमको अस्थि बीनने जाना है, हमको ये जाना है, तो ये सामाजिक रूढ़ियां हैं जो धीरे धीरे मुझे लगता है कि दूर होगी। आप सभी डॉक्टर बहुत व्यस्त हैं और आप बहुत देर से बैठे हैं और आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। मैं समझता हूं कि मैं अपने साथी राजेश लाहौटी से कहूंगा कि प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हमारे डॉक्टरों को सम्मानित करें। थैंक यू सुभाष जी। तो बहुत ही सारगर्भित चर्चा यहाँ पर हुई है। पैनलिस्ट के माध्यम से हमारे साथ में अलग अलग मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि ये पल हमेशा के लिए हमारे जहन पर कैद रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह यहाँ पर सभी अतिथियों को, मंच पर उपस्थित पैनलिस्ट को यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसी के बाद से हम आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, प्रदेश के डिप्टी CM माननीय श्री अरुण साव जी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच इस कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड powered by Shri KVL Homeopathy Multi-Speciality Clinic and Pharmacy, health partner MMI Narayana Health, supported by Kash Foundation, Om Hospital, Dr. Jaulkar ENT Hospital, MMR Hospital, Triveni Diagnostic। तो आज एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ चुनौतियां हैं, कैसी बाधाएं हैं, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर हो रही है। अभी तक की चर्चा में क्या कुछ खास रहा है और ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या कुछ है, इन सभी को लेकर सारगर्भित ये चर्चा यहाँ पर हो रही है। मैं प्रबंध संपादक जय दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा
माननीय जनक रूप से यहाँ पर उद्बोधन दें। थैंक यू सो मच प्रिथा। मैं सबसे पहले न्यूज प्लस 21 और एशियन न्यूज के हमारी टीम आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब जो बाहर बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, सब आप अंदर आ जाएं। पहले भावेश, आप सब लोग अंदर आ जाएं और दरवाजा को लगा दें। स्नैक्स टीम, आप सबसे एफएनबी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अभी क्लोज कर दें पूरे काउंटर को। थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे आज के पैनलिस्ट, सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के यशस्वी, बहुत ही सहज सरल उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और जिन्होंने 6 महीने के टेन्योर में बहुत ही उम्दे तरीके से कोशिश की कि राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए शिखर की तरफ ले जा सकूं, हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एशियन न्यूज की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बीच में एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर अशोक जिंदल जी हैं। मैं आपका काफी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच हमको अपना कीमती समय दिया। हमारे बीच में डॉक्टर खेमका सर हैं, सुनील खेमका जी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आलोक शुक्ला सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप पात्रा सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ऋषभ मेनन सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप दवे सर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर आशीष सिन्हा जी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर एचपी सिन्हा जी हैं। शहर के समस्त प्रख्यात डॉक्टर और शहर के कहना चाहिए कि सारे दिग्गज समस्त हॉस्पिटल के जितने भी प्रख्यात हॉस्पिटल हैं और जितने भी प्रख्यात हमारे राज्य के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब लोग एक छत के नीचे एक साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मौका है एशियन न्यूज का आयुष्मान कॉन्क्लेव और अवार्ड का। यह मौका बहुत ही सारगर्भित है। यह मौका बहुत ही अपने आप में कहना चाहिए कि बहुत ही उत्साहवर्धक है और गरिमामय आयोजन है। मैं कार्यक्रम की रूपरेखा में बताना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। हमने इसको डिवाइड किया 4 पैनलों में। 4 पैनल में 3 पैनल के पैनलिस्ट हमारे बीच में मौजूद रहे। हमारे शहर के सभी दिग्गज डॉक्टर जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। काफी कुछ बातें आपसे पूछने के लिए रह गई हैं। जब आपका पैनल स्टार्ट होगा तो हमारे सभी डॉक्टर आपसे क्रम बाय क्रम सवाल पूछेंगे, जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कहां पहुंचेगा और कहां पहुंचना चाहता है। यह सबके बीच में एक सवाल है, क्योंकि हम सब आपके बीच और कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत सारे मामलों में आश्रित हैं। और उसके बाद हम आगे की तरफ अवार्ड के फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे शहर के बीच से कुछ डॉक्टरों को हम आपके कर कमलों से अवार्ड दिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के दौरान सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दीप प्रज्वलन से। एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी और ग्रुप संपादक, समूह संपादक राजेश लाहौटी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे बीच में हर्षित सिंघानिया जी हैं। आप तीनों से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष और सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन करें और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें, जो कि पैनल के रूप में तो शुरुआत हो चुका है, पैनलिस्ट के रूप में तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक तरह से जो औपचारिकताएं होती हैं, पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं, जिसमें आपका इंतजार था। आप सब हमारे बीच में आ चुके हैं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए।
जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए। डॉक्टर संदीप दवे सर हमारे साथ आ चुके हैं। मैं सर आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया प्लीज सामने की तरफ आप आएं और दीप प्रज्वलन में अपना हाथ बटाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे अतिथियों का। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री अरुण साव जी से, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। मैं लाहौटी जी और सुभाष मिश्रा जी से निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएं। साथ में निवेदन करूंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे प्रोग्राम के अध्यक्षता राजेश लाहौटी जी, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रोग्राम के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को मंच पर लेकर आए। साथ में निवेदन करूंगा मैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल सर से, प्लीज मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारी टीम से पुष्प गुच्छ लेकर मंच की तरफ आए। और हर्षित सिंघानिया जी आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और पुष्प गुच्छ देकर सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का स्वागत करें। साथ में मैं निवेदन करूंगा हर्षित सिंघानिया जी से पुष्प गुच्छ देकर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करें। मैं सुभाष मिश्रा जी से निवेदन करूंगा पुष्प गुच्छ देकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एंकर के तौर पे मैं सुभाष मिश्रा जी से चाहूंगा कि आप हमारा साथ दे मंच पर। आप सर उस तरफ से आ जाओ। बहुत सारे सवाल हैं, डॉक्टर संदीप दवे सर बैठे हैं। सर ने कहा था कि कुछ सवाल है मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से करना चाहूंगा। सर मौका है, आप बिल्कुल पूछिए दिल खोलकर। और मैं ये वादा करता हूं आपको कि इस मंच से स्वास्थ्य मंत्री जी किसी भी बात को अन्यथा कदापि नहीं लेंगे और बिल्कुल ही सटीक और राज्य स्तर पे जो भी सही संभावनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस हिसाब से चीजों को प्रस्तुत करेंगे। और अब अपन पैनल की तरफ बढ़ते हैं और इस दौर के पैनल का शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर हम अवार्ड वितरण की तरफ बढ़ेंगे। जी तो थैंक यू जय। स्वास्थ्य, चूंकि स्वास्थ्य का कार्यक्रम है तो कायदे से मैं उप मुख्यमंत्री जी से पूछना था, पर मैं स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ चलता हूं। वो कल बस्तर में थे और बस्तर में उन्होंने जाकर बीजापुर जैसी जगह में गए, उन्होंने मलेरिया की चिंता की और एक आंकड़ा सामने आया कि हमारे प्रदेश में जो मलेरिया था वो 50% कम हुआ है और उन्होंने वहां एक नए अस्पताल की बात की। आप अभी बस्तर से दौरा करके आए, जब भी कहीं बात होती है तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं यदि बस्तर तक पहुंच गई, सुदूर बस्तर तक, तो लगता है कि बाकी प्रदेश में पहुंच जाएगी। तो किस तरह से आपने बस्तर का जो दौरा किया और अंदरूनी क्षेत्र में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टर जो है वो अंदर जाना नहीं चाहते, स्वास्थ्यकर्मी जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो आप किस तरह से एश्योर कर रहे हैं कि लोग अंदरूनी क्षेत्र में जाएं, रहें और उनको वहां सारी बुनियादी सुविधाएं मिले? आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी डॉक्टर बिन, सभी उपस्थित माताओं एवं बहनों, भाइयों, देखिए आज बहुत सही समय पर और सही मौके पर, सही स्थान पर और सही लोगों को आपने बुलाया है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे राजधानी के सभी प्रमुख यहाँ डॉक्टर्स उपस्थित हैं जो न केवल
छत्तीसगढ़ अपितु राज्य के बाहर के भी लोगों का इलाज करते हैं और बड़ी संख्या में हमारे सीमावर्ती राज्यों से लोग आते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की समस्या है विभिन्न स्तरों पर, आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले जब हम जहां पर छोड़ गए थे, 5 सालों में बेहतर होना था, लेकिन आप सब लोगों से छुपा नहीं, इसलिए सार्वजनिक मंच से मैं कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। स्वास्थ्य बहुत नीचे गया। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में प्रभार लिया, और उससे पहले भी मैं विधायक के रूप में था, और विधायक था तो जनरली आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मेरे फोन जो है हफ्ता में आप लोगों के पास आ ही जाता था। तो उस स्थिति में चाहे हमारी सरकारी संस्थान मेकाहार हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या अन्य स्तर के हों, सारे जगह सुविधाएं जो हैं कम हुई। और हालात ये हुआ कि जो बस्तर की आप बात कर रहे हैं, कल मैं गया था मलेरिया को लेकर, जब हमारी सरकार 2003 में बनी थी, उस समय पूरा मलेरिया पूरे प्रदेश में चरम पर था। सभी डॉक्टर्स को भली भांति होगी, मैं जहां रहता हूं सरगुजा में लगभग 31 मौतें हुई थी। उस समय 98 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वहां आए हुए थे, और केवल मलेरिया से जो प्रभावित हुए, जो काल कलवित हुए थे, उनसे मिलने आए थे। और कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2003 में, तो 3 में देखेंगे कि जो हालत था, जो मुख्य रूप से होता है भारत सरकार का API एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, वो पूरे स्टेट का मलेरिया के सेक्टर में 54 था। और 15 सालों में हमने न केवल उसको कम किया, अपितु सरगुजा को बस पूरा मलेरिया मुक्त किया, मध्य क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया। आज मध्य छत्तीसगढ़ में आपको मलेरिया की ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। अगर कोई बाहर से इन्फेक्टेड आया हो और मादा एनोफिलीज उसको काटे और फैलाए तो एक आध केस हो सकता है, परंतु आज इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। बस्तर क्षेत्र में 5 जिलों में जो बीच के हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ऐसे 5 जिलों में उसका प्रभाव है। बाकी 2-3 जिले जो जगदलपुर और बस्तर और कांकेर हैं, इनमें आंशिक रूप से है। तो इन 5 सालों में जिस गति से हमारा मलेरिया उन्मूलन चल रहा था, हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से आज मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ होता। और जो अभियान चल रहा था उसकी गति कमजोर हुई, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कमजोर हुआ, और परिणाम ये हुआ कि 5 साल में मलेरिया समाप्त नहीं हुआ। और उसका जो बस्तर क्षेत्र का जो API है, हमारी सरकार जब 2018 में आखिरी समय में थी, उस समय का इंडेक्स जो है 14 था। हालांकि राज्य सरकार पिछले कार्यकाल में भी, मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ नहीं की, उसने उस गति से नहीं काम किया, और इसका चूंकि केंद्र सरकार से भी काफी सहयोग रहता है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल है, इसलिए भारत सरकार ने अपने जो NHM के माध्यम से उन क्षेत्रों में मच्छरदानी हो, चाहे वो DDT BHC फॉगिंग हो, चाहे उस दिशा में प्रचार प्रसार हो, चाहे 100% टेस्टिंग का टारगेट हो, वो सब किया। तो जो 14 था वो नीचे आकर 7.7 हो गया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इन 6 महीनों में हमने जिस गति से मच्छरदानी का वितरण किया, फॉगिंग किया, अवेयरनेस लाए, और 100% जो टेस्टिंग का हमने टारगेट रखा है, और उस टेस्टिंग में हमारी जो मितानिन बहनें हैं, उनसे लेकर ऊपर तक के सारे सेक्टर्स में, सारे पोटा केबिन में, बस्तर क्षेत्र में, सारे हॉस्टल में, छात्रावासों में हमने अनिवार्य कर दिया है। तो आज की स्थिति में 6 माह में जो इंडेक्स है वो 4.6 के आसपास हो गया है। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि हमारी जो 6 महीने में ही बस्तर क्षेत्र में मलेरिया की संख्या आधा हो गया है। और जो सभी सेक्टर की हेल्थ सर्विस की आप बात करेंगे तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जो आंतरिक क्षेत्र हैं इसमें डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, और उसको मैं यहाँ बैठकर बोल भी दूं कि फुल हो गए हैं तो ये सब जानते हैं। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पेशल रूप से 2 समीक्षा हेल्थ पर कर चुके हैं। हमारे डिप्टी
सीएम दोनों माननीय अरुण साहु जी, माननीय विजय शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में हम लोगों ने समीक्षा किया है। और अंदर में जाने के लिए आज ही डॉक्टर दवे जी से भेंट हुआ था मेरा, तो मैं पूछ भी रहा था कैसे करके हम डॉक्टर्स वहाँ भेजें। तो उन्होंने कहा कि सुविधाएं बढ़ाइए, कुछ सैलरी आकर्षक पैकेज दीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कमेटी 3 महीना पहले ही बनाकर सारे सेक्टरों का अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, बाहर के डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, जो युवा हैं उनसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको हम आकर्षित करें और आंतरिक क्षेत्रों में हम भेजें। तो उसके लिए हम पैकेज में अप्रत्याशित रूप से उसमें बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान है उसके इंसेंटिव्स के माध्यम से उनको काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में पैसे भी मिलते हैं। और उसके लिए जल्द ही हम प्रक्रिया चालू करने वाले हैं आंतरिक क्षेत्रों के लिए। हमने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए 252 सीटों का हमने पीएससी में उसके लिए दे दिया भर्ती के लिए। और जो हमारी बॉन्ड नीति है उसके तहत हम जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर 550 डॉक्टरों की भी उसमें नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है, जहां डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, उसकी भरपाई मैं करूंगा। और आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूं कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले आप लोग हैं, हमारे लोड को कम करते हैं, हमारे आयुष्मान के माध्यम से इलाज भी करते हैं। कुछ आप लोगों को भी प्रॉब्लम है, वो भी मेरे को मालूम है। हम लोग बैठकर उसको एक ऐसा आयुष्मान के सेक्टर में भी आप लोगों के हिसाब से भी बनाने वाले हैं कि आप लोगों को भी तकलीफ ना हो, जनता को भी तकलीफ ना हो। और हम मंत्री जी, ये सिर्फ आश्वासन है या इस पे क्रियान्वयन भी होगा? नहीं, ये माननीय, इसके पहले भी 15 साल की सरकार भाजपा की रही है, बीच में सिर्फ 5 साल का ही ब्रेक मिला था भाजपा को, तो कहीं ना कहीं यह समस्या थ्रू आउट बनी ही हुई है। अभी तक कोई ऐसा खास क्रियान्वयन नहीं हो पाया है धरातल पर। देखिए 15 सालों में हमने जो किया, जो व्यवस्था खड़ा किया, मैं बस्तर की ही बात कर लूं, आज मेरे को कोई ऐसा जिला बताइए जहां हेल्थ की दिशा में 2003 से पहले जहां डॉक्टर एक भी नहीं होते थे, आज सर्व सुविधा युक्त जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहां सुकमा में जाइए, सुकमा नाम से डर लगता है कि सुकमा कैसा होगा, पर मेरे साथ एक प्रतिनिधि, कभी आप लोग चलिए और जाकर आप लोग देखिए कि सुकमा को देखने से लगता है कि कोई रायपुर का कोई एक हिस्सा हो हेल्थ के सेक्टर में। इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ आंध्रा से भी डॉक्टर हैं, फुल सेटअप है, डायलिसिस हो रही है, पूरे मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। तो आज जो सुकमा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे बीजापुर हो, हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। लेकिन जिस गति से स्पीड से चल रहा था इन 5 सालों में, हेल्थ का सेक्टर पूरा खुद ही वेंटिलेटर में चला गया। क्योंकि वेंटिलेटर में जाने के बाद कितनी मेहनत पड़ती है उसको स्वस्थ करने में, तो उसमें हम लगे हैं। हमारा आश्वासन नहीं है, ये आप लोगों के साथ ये लाखों लोग देख रहे हैं, ये माननीय विष्णुदेव साय जी का दावा और पूर्ण विश्वास के साथ है। आयुष्मान में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। मंत्री जी, आयुष्मान से रिलेटेड और भी सवाल हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी की तरफ, और उनसे एक सवाल जनता पूछना चाहती है। आप जल संसाधन मंत्री हैं, राज्य में जल संसाधन एक बहुत बड़ा विभाग है और जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और खासकर साफ पीने का पानी एक बहुत ही भयानक समस्या है। 574 गांव, हमारे डेटा के हिसाब से 574 गांव आज भी राज्य में ऐसे हैं जहां के पानी में बहुत ज्यादा आयरन, फ्लोरोसिड, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे लोग नई नई बीमारियां और अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। आज तक 15 साल की सरकार में भी कोई उचित कदम ऐसा नहीं उठाया गया। 5 साल की सरकार को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी कांग्रेस की सरकार में। अब आगे की दिशा में क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे शुद्ध साफ पेयजल आम जन को मिल सके? आपका ये बहुत ही आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही अविस्मरणीय आयोजन है। एशियन न्यूज की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सब लब्ध प्रतिष्ठित लोग यहाँ पधारे हैं, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एम्स के डायरेक्टर अशोक जिंदल जी हमारे बीच में हैं। आज एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है।
शिक्षा के संस्थान है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अब बहुत समृद्ध हो चला है। निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हो, शासकीय चिकित्सालय हो, 2003 से पहले हमारे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। ये स्वास्थ्य का एक बड़ा मापदंड है और ये सही है कि और आवश्यकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है और नीचे तक लेकर जाने की आवश्यकता है। ये सही है। इस दिशा में जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता का बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं अपने विभाग के ही बात को कहूंगा तो जल जीवन मिशन के नाम से एक योजना बनाई। हमने देखा है कि कैसे छत्तीसगढ़ के लोग पोखर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी पीकर गुजारा करते थे जी। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि तालाबों का पानी, पोखर का पानी पीना कितना खतरनाक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए। पर इतनी बड़ी योजना बनी कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, घर तक नल से पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। आपने देखा कि स्वच्छता अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, ओडीएफ बनाने का एक बड़ा अभियान किया और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पूरे देश भर में पड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है। जहां तक आपने कहा कि फ्लोराइड, आयरन और आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर का, कि वाटर लेवल जो जमीन के नीचे का पानी है उसमें छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है मंत्री जी। हाँ जी, मुझे पूरा ध्यान है। जो गांव की संख्या आपने बताई ये भी सही है और इसके लिए हमारे विभाग ने पूरी तैयारी की है। हमने फ्लोराइड का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। जिन नलों में, जिन ट्यूबवेल में फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा था, पॉल्यूटेड पानी आ रहा था, उनको कैपिंग किया, उनको बंद किया। ट्रीटेड वाटर वहां तक पहुंचाने का काम हमने कर लिया है और लगातार इस दिशा में हमारी सरकार सजग है। नियमित रूप से पानी की जांच की व्यवस्था हमने कर रखी है, नियमित रूप से पानी की जांच हो रही है, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले। भारत सरकार की भी अपनी योजना है अमृत मिशन योजना, उसके माध्यम से भी लोगों को शुद्ध पानी पहुंचाने का काम हो रहा है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को शुद्ध पेयजल देने के लिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर ना हो। साहू जी, एक दुष्यंत कुमार का शेर है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियां। मैं जानता हूं कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। अभी हमने देखा कि अब भी बरसात बमुश्किल हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह बरसात होनी थी अभी तक नहीं हुई है और अभी हम थोड़े दिन पहले तक पेयजल संकट से जूझ रहे थे। आप जल संसाधन विभाग देखते हैं, नल जल योजना को लेकर भी पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में कई तरह की बातचीत है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसमें किस तरह की बातचीत हुई। पर अभी जल जनित बीमारियां जो है लगातार हो रही हैं और पानी जिस तरह संचय होना चाहिए, फिर हमारे सामने एक बड़ा संकट पानी का आने वाले दिनों में आएगा। इसको लेकर किस तरह की आपकी योजना है? ये सही है कि स्थान स्थान पर इस बार पेयजल की समस्या हुई है, अलग अलग कारण उसके हैं, अलग अलग क्षेत्रों के। रायपुर शहर में भी हमने देखा, बिलासपुर शहर में भी कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या निर्मित हुई है।
स्थानीय कारणों से वो समस्याएं आई है, उसको लेकर जो काम नगर निगम के हैं, नगर निगम कर रही है, जो काम नगरीय प्रशासन विभाग के हैं वो नगरीय प्रशासन विभाग उस पे काम कर रहा है। जो काम पीएचई विभाग का है, पीएचई विभाग भी इस दिशा में काम कर रहा है। पर ये आज की आवश्यकता हो गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, वाटर रिचार्ज का काम, ये आज की आवश्यकता है। लोगों को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा कि किस प्रकार से जल संचय करें। जिस प्रकार से वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, ये सबके लिए चिंता का विषय है और जनता को भी इस दिशा में जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में काम करना पड़ेगा, वाटर रिचार्ज के लिए काम करना पड़ेगा, वृक्षारोपण के लिए काम करना पड़ेगा और इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। पर मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि इस दिशा में आप सबका सक्रिय सहयोग मिले ताकि पेयजल का संकट ना हो। सरकार इस दिशा में हर तरह से प्रयत्न कर रही है। आपके सहयोग से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसी तरह का पेयजल का संकट ना हो, इस दिशा में आप सबके सहयोग से ही ये संभव होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री से और सवाल होंगे, स्वास्थ्य मंत्री से और सवाल होंगे। रुख करते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक जिंदल की तरफ। डॉक्टर साहब, आपको आए एम्स में अमूमन लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं। आप जब से एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किए हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है? हालांकि आप सेना से हैं, फौज में रहे हैं, वहाँ पे आप बड़ी समस्याओं को झेल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो निश्चित ही आप में झेलने की क्षमता या लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और पुराने डायरेक्टर या पुराने लोगों से कह सकता हूँ कि ज़्यादा ही होगी। आज की स्थिति में आप क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इस फरवरी में ही आया हूँ, तो मुझे फिलहाल 4 महीने हुए हैं। मैं लास्ट अगस्त में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली का कमांडेंट था और 4 महीने में बेसिकली जो मैंने देखा है कि डेफिनेटली एम्स रायपुर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम्स पर लोगों को बहुत भरोसा है, कोई शक नहीं है, ये नज़र आ जाता है। क्योंकि जिस तरह आप देखिए हमारी ओपीडी की लाइनें, आईपीडी में बेड लेने की बड़ी प्रॉब्लम, वेंटिलेटर्स की इशू रहते हैं। उसके बावजूद जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो मल्टीपल काम कर रहे हैं। यू सी, इट्स ऑल्सो अ मेडिकल कॉलेज, सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है एम्स। हम एमबीबीएस के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और आप हैरान होंगे हम फीस कितनी लेते हैं, 5,000 रुपये 5 साल के लिए विद अ हॉस्टल। सो आई मीन दैट इज द अमाउंट दैट वी चार्ज, हार्डली नथिंग फॉर एन एमबीबीएस डिग्री जो कि एम्स की थी। सिमिलरली हमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जहाँ पर 75 बच्चे पढ़ते हैं, हमारा मैंडेट रिसर्च का भी है। उसके बावजूद मेरी फैकल्टी बहुत ज़्यादा काम करती है और यहाँ जनरली एम्स में वही डॉक्टर आते हैं ज़्यादातर जिनको जज्बा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देखने हैं। हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, हम सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज डीएम एमसीएच भी करा रहे हैं। तो जो ले दे के एम्स में जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ मिले और उनका जल्दी से जल्दी उपचार हो। और क्योंकि हमारे यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा एक बहुत जो फेस ऑफ एम्स में कहूँगा, हमारा एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जिसमें कि 60 बेड्स हैं, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थेटिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिशियन, तो कई स्पेशलिटीज़ हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक करके घर भेजा जाए। और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम उनका बेसिक उपचार करके और कोई और भी उपचार करके उनको घर भेजा जाए। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम डेफिनेटली एडमिट करते हैं। चैलेंजेस कोई भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अक्रॉस इंडिया एक ही हैं, चाहे वो यहाँ हो या दिल्ली हो, क्योंकि जो एवरेज पेशेंट की कमाई, जो एवरेज इंडियन की कमाई है वो बहुत कम है। बहुत लोग बीपीएल से भी नीचे हैं। आयुष्मान भारत एक एक्सीलेंट स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपया उनको मिल जाता है और हमारे डॉक्टरों की कोशिश होती है कि हम दवाइयों का खर्चा, हमारे पास खुद एक अमृत फार्मेसी है जो कि ऑलमोस्ट एमआरपी से 40% डिस्काउंट पर मेडिसिन देते हैं। जन औषधि केंद्र है
जिनकी मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन बहुत लो कॉस्ट में होती है। द आइडिया इज कि जो 5 लाख का पैकेज है उसकी फैमिली को पूरा कर पाए। तो हमारी कोशिश होती है जो भी कॉस्ट कम हो। लेकिन चैलेंजेस, जो मेजर चैलेंजेस अगर आप पूछेंगे, इस वक्त मेरे पास है कि हमारे पास सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एम्स रायपुर में नहीं है। फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी में हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमारे जो जनरल सर्जन है या ईएनटी सर्जन है जो बेसिक स्पेशलिटी वाले हैं वो ऑपरेट करे। हमारे पास सिंगल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट 3 ही है। अब 3 कार्डियोलॉजिस्ट, 2 कैथ लैब्स और इतने लोगों को आजकल हार्ट की बीमारियां हैं। सिंगल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटीज का रश रहेगा, तो नेचुरली पेशेंट्स की थोड़ी वेटिंग है। कोशिश हमारी है, अभी भी हमने एडवर्टाइज किए हैं फैकल्टी पोजीशन के भी सुपर स्पेशलिस्ट जो आना चाहें। आफ्टर ऑल हम पैकेजेस तो वही दे सकते हैं जो गवर्नमेंट के रेट हैं, तो जो भी आना चाहे सुपर स्पेशलिस्ट मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। फैकल्टी पोजीशंस बहुत हैं, हम बार बार एडवर्टाइज करते हैं, तो ये मेरा मेजर चैलेंज। एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी अपील है समस्त डॉक्टरों को जो भी समाज के रूप में और सरकारी संस्थान के तौर पे सेवा देना चाहें, एम्स जरूर ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, आपने ऑन्कोलॉजी के बारे में सवाल किया, आपने एक मुद्दा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, लगभग 12 साल हो गए एम्स को यहाँ पे स्थापित हुए, आज तक डेडिकेटेड ऑन्कोलॉजी सेंटर या कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स में स्थापित नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, क्या मुख्य वजह है उसके पीछे? देखिए, डेडिकेटेड तो नहीं स्थापित हो पाया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने कैंसर का इलाज नहीं किया। हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यूनिट है जो मैक्सिमम रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं। हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, और जो सर्जिकल ईएनटी का अगर कैंसर है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट करता है, जनरल सर्जन ब्रेस्ट कैंसर करता है, तो काफ़ी कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। लेकिन यस, हमें एक और जमीन मिली है नए रायपुर में, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। जी, 60 एकड़ जमीन आपको। हाँ जी, वो हमें अलग मिली है। हम एक अनोखे एम्स हैं जिसके 2 टुकड़े होने वाले हैं, नहीं तो बाय एंड लार्ज जितने भी नए एम्स इंडिया में बने हैं सबके पास 120 एकड़ एक ही जगह है। हम ही हैं जिनको 60 एकड़ मिली है। तो अभी हमारा एटलीस्ट जो विचार चल रहा है, और हम लोग कंसल्टेशन में हैं विद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हाइट्स, तो हमारा इच्छा है कि वहाँ एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर बनाएं ऑन द मॉडल ऑफ, अगर आपने दिल्ली देखा है तो झज्जर एम्स जो कि एक बाहर है, समथिंग ऑन दैट लाइंस मेरा विचार है, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज हो। डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज हमारी कोशिश होगी कि हम आउटसोर्स करें किसी HLL या किसी PSU को PPP मॉडल पे। ये मेरा विचार है, क्योंकि मैं अपने डायग्नोस्टिक्स यहाँ के स्प्लिट करके वहाँ नहीं ले जा पाऊंगा। सिमिलरली हमारे को एक और मैंडेट दिया है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री वगैरह ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी हमारा बहुत बड़ा प्रिंसिपल। हमारे पास कुछ ही एम्स हैं, जैसे एम्स जोधपुर जिनको स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जहाँ की हम रिसर्च करें कि कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट करें। तो एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बनेगा, फिर हम एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर बनाने का विचार है वहाँ। और फिर हमारा ये भी विचार है कि अभी हमारे पास एक आयुष डिपार्टमेंट है। ये आयुष डिपार्टमेंट जो है अभी एकेडमिक डिपार्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक इलाज कर रहे हैं, पर अभी 7-8 एम्स को एक सेपरेट आयुर्वेदिक एकेडमिक डिपार्टमेंट सैंक्शन हुआ है। तो हमारा विचार है कि अगला एकेडमिक आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट भी उस नए एम्स में इंटीग्रेटेड सेटअप में बनाया जाए। तो अभी इस स्टेजेस में काम चल रहा है, होपफुली कुछ ही दिनों में हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट के प्रोसीजर के हिसाब से टेंडर अवार्ड हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइमलाइंस के अंदर हम ये सेंटर। डॉक्टर साहब, सरकार के 2 अहम पद यहाँ पे उपस्थित हैं, उप मुख्यमंत्री साहब और स्वास्थ्य मंत्री साहब। राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? एशियन मंच और इसके माध्यम से जनता जानना चाहती है कि राज्य सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या सहयोग उम्मीद करते हैं, जिससे राज्य की जनता को एम्स के माध्यम से उपलब्ध और अच्छी से अच्छी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं एम्स से प्रोवाइड करा सके। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि जब भी हमने कुछ भी इनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जो भी कहो हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, हालांकि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कभी हमें मनाही नहीं हुई है। जो एक चीज़ है जो कि मैं बार बार स्वास्थ्य मंत्री को जहाँ भी मिलता हूँ पकड़ लेता हूँ, और अभी फिर पकड़ूंगा कि सर एक बहुत सख्त ज़रूरत है, हमने आपको पत्र भी लिखा है, एक हमें चाहिए विश्राम सदन, क्योंकि हमारे एम्स में सिर्फ 60 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, और सारे एम्स के पास एक विश्राम सदन होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम पेशेंट को ही भर्ती कर सकते हैं,
लेकिन उसके रिश्तेदार की रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ये गुरुद्वारा जो टाटी बंद है, इन्होंने कुछ बंदोबस्त किया है, ये लोग 100 डॉर्मेट्री देते हैं, 100 रुपया लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लेते, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर वो मतलब इट्स नॉट इनफ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर हमें कोई आप आउटसाइड हमारे गेट के नज़दीक कोई ऐसी फैसिलिटी दे दें विश्राम सदन की, जिसमें ये जो, क्योंकि पेशेंट्स फिर रात भर बाहर रहते हैं या या कॉरिडोर्स में पड़े रहते हैं, तो एनवायरनमेंट इतना हाइजीनिक नहीं होता। तो यहाँ ये लोग 1000 लोगों का रहने का अगर स्टेट गवर्नमेंट से हो जाए तो इट विल बी अ ह्यूज फैसिलिटी फॉर द रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। एशियन न्यूज के मंच पर स्वास्थ्य मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी कि आप इस मंच से यह आश्वासन दे सकें या घोषणा कर सकें कि आप विश्राम सदन प्रोवाइड कराएंगे एम्स को? उप मुख्यमंत्री, देखिए इशारा मत कीजिए आप दोनों ही जिम्मेदार। मुझे लगता है ये कर लेंगे, क्योंकि नहीं हर भाषण में ये क्या कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो जब इंजन एक ही है तो फिर जी हमें आश्वासन नहीं, हमें यहाँ से घोषणा चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चूंकि कार्यक्रम में मेरे से वरिष्ठ और हमारे सेकंड नंबर के प्रदेश के मुखिया डिप्टी सीएम साहब हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांग बहुत जायज है, उस पर हम लोग चिंता भी कर रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं भी माननीय अरुण साहू जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच से घोषणा करने का कष्ट करें। आपकी बहुत मतलब आभारी रहेगा पूरा प्रदेश और एशियन न्यूज भी। देखिए, मैं आप में से सबको पता होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते एम्स की कमेटी का मेंबर था, जीबीसी का मेंबर था, फाइनेंस कमेटी का मेंबर था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक सुविधाएं एम्स में बढ़ाने में मैंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और एम्स को हमेशा मदद किया है। माननीय मंत्री जी, पूरा राज्य आभारी है। हमेशा किया है। और यह भी सही है कि जितना मैंने एम्स से मदद किया उससे 100 गुना ज्यादा मेरे लोगों को एम्स से मदद मिली है। जो भी पेशेंट मेरे पास आते थे पूरी तरह से संतुष्ट होकर इलाज कराकर एम्स से गए हैं जी। इसलिए एम्स के लिए डॉक्टर साहब ने जो कहा, आप मानिए वो पूरा हो गया। वाह बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। एशियन न्यूज के मंच से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि जी आप एक डिजाइन बनवा के दे दें, हम उसको पूरा करेंगे। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। एक जोरदार तालियां हो जाए। विश्राम सदन की मांग डायरेक्टर एम्स अशोक जिंदल साहब ने किया और मंच से उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसको स्वीकार किया और घोषणा किया कि मान लीजिए कि वह पूरा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आप ड्राइंग डिजाइन बनाकर दे दीजिए, हम काम चालू करवा देंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जोरदार तालियां हो जाएं। अगला सवाल स्वास्थ्य मंत्री महोदय से। आयुष्मान एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आशीर्वाद भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कहीं ना कहीं ये कसमकस की स्थिति भी है। हमारे बीच में राज्य के अग्रणी संस्थानों में से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप दवे जी हैं, श्री नारायणा हॉस्पिटल से सुनील खेमका जी हैं। सब समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आयुष्मान का जो प्रोसेस है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है और आप उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं आयुष्मान के माध्यम से पूरे देश की जनता को 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए राशि देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी एक बहुत ही पिछड़े हुए छोटे से गांव से आता हूं और मैंने ये मंच के माध्यम से सार्वजनिक बोल रहा हूं, मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। कई लोगों को इलाज के लिए जो गांव में पैरामेडिकल कोर्स करके जो डॉक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे इलाज कराने के लिए जब पैसा नहीं होते थे तो मुर्गियों को बेचकर जो है इलाज कराते हुए मैंने देखा है। बकरियों को बेचकर इलाज कराते हुए देखा है जी। कई लोगों को अपनी खेत बेचकर भी इलाज करते हुए मैंने गांव में देखा है।
बर्तन, आभूषण, ऐसे कोई चीज, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारा कोई वस्तु नहीं हो सकता है। और ऐसे समय में 5 लाख रुपए का आयुष्मान उस गरीब से अगर पूछा जाए तो वही बता सकता है कि देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान से आज लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति किसी भी पैकेज को लेकर, अगर पैर टूटा है तो उसके नाम से भर्ती हो तो पूरा इलाज कराकर उस पैकेज से वापस लौटे घर में, और न तो उससे हॉस्पिटल वाले 1 रुपया कोई ले, न बीच में कोई ले, पूरी की पूरी तरह से इलाज होकर स्वस्थ होकर वो घर जाए। मंत्री जी, व्यवस्था बहुत सुगम नहीं हो पाने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर ही आ रहा था। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स जो प्राइवेट हैं और काफी लागत लगाकर, मेन पावर लगाकर, उनकी भी लागत लगी होती है, तो उसके चलते चूंकि जो पैकेज है उसमें वो भी इलाज करते हैं। और अभी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चार्ज संभाला तो आपको बताते हुए आश्चर्यचकित मैं भी हूं और आप लोग भी होंगे, लगभग 1750 करोड़ रुपए, मेरे को लगता है 2 साल से इन्होंने ढंग से भुगतान नहीं किया था पिछली सरकार ने, 1750 करोड़ रुपए की देनदारी प्रदेश सरकार की आयुष्मान का था। और हालत ये था कि जब हम उस समय अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया। मैंने जब पता किया तो कई लोगों ने कहा कि हमारे पास पूंजी ही नहीं है, अब तो कहां से क्या करें। तो उनकी भी एक लिमिट है, किसी हॉस्पिटल की 40 करोड़, किसी का 30 करोड़, किसी का 15 करोड़, किसी का 5 करोड़, ये देनदारी था। लेकिन 6 महीने में ही, 3 महीने के चुनाव आचार संहिता के बावजूद भी हम लोगों ने 850 करोड़ रुपए का जो उनका भुगतान है पिछले 6 महीने में किया है। और मैं आप सभी डॉक्टर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उसके लिए निरंतर लगातार प्रयासरत है। आज के भी डेट में आप लोगों के खातों में पैसा गया होगा, निरंतर हम 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं डाल रहे हैं। दूसरा जो चुनौती है कि डॉक्टर्स को अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उससे तकलीफ कहीं ना कहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में 2018 तक, तो हम लोगों ने जिस मॉडल के माध्यम से डॉक्टर्स को और मरीज को सुविधाएं देते थे, उस समय कोई शिकायत नहीं आती थी मरीज से पैसा लेने का, कहीं शिकायत नहीं आती थी आयुष्मान से नहीं इलाज करने का। मतलब आप पूरा आरोप कांग्रेस के ऊपर मढ़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस को भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझने वाले अब वो जान ही जाएंगे कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर लोग भी बैठे हैं। हमारा 2018 तक भुगतान भी प्रॉपर वे में होता था, लेकिन पिछले 5 सालों में जो सिस्टम आया उसके वजह से हुआ है। और मैं जल्द ही 1 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय डिप्टी सीएम महोदय लोगों से बैठकर 1 महीने के अंदर ही एक नई व्यवस्था हम ला रहे हैं। उससे पहले हम डॉक्टर्स से बैठेंगे भी, उसमें जो भी सुझाव होगा आप सब से लेकर इस छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हम करेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब आप सभी से, स्थायी किसान आप लोग हैं, जैसे किसान होता है जिसका खेत होता है, हम लोग तो मजदूर हैं, खेत में मेहनत कर रहे हैं, खेती आप लोग करना है लाइफ टाइम तक। तो छत्तीसगढ़ की हेल्थ न केवल छत्तीसगढ़ अपितु छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी एक आवश्यक है। केवल सरकारी हॉस्पिटल्स ही आगे राज्य को नहीं बढ़ा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जब जैसे बेल्लूर जाते हैं लोग आंख के लिए, वो साउथ में जाते हैं, शंकरा नेत्रालय का नाम आता है बार बार, तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जब दिल्ली से बॉम्बे से लोग इलाज कराने आए तो उस दिन हमें खुशी होगा और राज्य के बाहर कोई भी ना जाए। ऐसी व्यवस्था के लिए मैं आप लोगों को ही आमंत्रित करता हूं। और आयुष्मान में जो भी आप लोगों के मन में शंका हो, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो मंत्री जी आप बोल रहे हैं कि वो खेत उनका है, आप मजदूर हैं, कुछ जो खेत वाले हैं ना बहुत रासायनिक खाद डाल रहे हैं जल्दी उत्पादन के लिए, तो ये जो है बहुत सारे अस्पताल जो हैं वो जल्दी चाह रहे हैं कि कई 3-4 फसल ले लें आयुष्मान की, तो इसके लिए भी तो कुछ करिए। देखिए जल्दी रासायनिक खाद डालकर फसल को बढ़ाने का सोचने वालों को मैं कहना चाहूंगा, किसान हूं, कि उसमें जो है कीट पतंगा भी बहुत जल्दी लगते हैं उनकी पत्तियों को कुतर डालते हैं, तो उसमें पौधे के खराब होने की भी आशंका होता है। इसलिए
आराम, और जमीन की भी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी जब जमीन ही खत्म। थोड़ी खरपतवार निकालने के लिए भी कुछ करिएगा। अभी ऐसा सिस्टम हम ला रहे हैं, न तो कोई आयुष्मान से 1 रुपया का अलग से कोई बिलिंग कर पाएगा, न तो मरीज को 1 रुपया जो पैकेज है उससे बाहर कोई इलाज में दिक्कत आएगी। मैं 6 महीने से वही काम कर रहा हूं, और डॉक्टर्स को भी, हॉस्पिटल के ओनर्स को भी मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोग भी उस व्यवस्था के तहत बहुत आनंदित होंगे। आप लोगों का टर्नओवर, सर्कुलेशन, पेमेंट की स्थिति, सारी चीज को अपडेट करके हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई लीकेज नहीं रहेगी, इतना आश्वस्त करता हूं। अगला सवाल उप मुख्यमंत्री महोदय से है, और बड़ा सवाल है। हमारे साथ में एम्स के डायरेक्टर भी बैठे हैं, और आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। आपके नेतृत्व में भाजपा ने 4थी बार सरकार बनाई है। आप भाजपा के अध्यक्ष थे। घोषणा पत्र कमेटी के कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदार आप पद संभाल रहे थे। आपके घोषणा पत्र में एक आपने घोषणा की कि राज्य के सभी संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी, जो कि एम्स के तर्ज पर होगा, क्योंकि राज्य में भार बहुत ज्यादा है और आसपास हम 5 बॉर्डर टच करते हैं और हर तरफ से मरीज यहाँ पर आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो अभी तक 6 महीने में, बीते 6 महीनों में आपने इस पर क्या कदम उठाए, जनता जानना चाहती है। देखिए, अभी 7 महीने हुई है हमारी सरकार को बने। इन 7 महीनों में आपने देखा कि हमारे घोषणा पत्र, मोदी के गारंटी के अनेक बड़े बड़े वादों को पूरा किया है। महतारी वंदन योजना के अलावा कोई बहुत बड़ा घोषणा पत्र अभी तक, मतलब पैसे ट्रांसफर हो? आपकी जानकारी कम है जी। सबसे पहले हमने तय किया, 13 तारीख को हमने शपथ ली, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक करके 18 लाख लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। जी। वो प्रक्रियाधीन है। थोड़े दिन में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी। दूसरा बड़ा वादा पूरा किया, हमने वादा किया था कि किसानों के 2 साल के पुराने बोनस जो रुके हुए हैं, जी, वो देंगे, और तारीख भी बताई थी। हाँ, तारीख की बड़ी चर्चा भी तारीख भी बताई थी। जी। हमारे साथी लोग बहुत बार चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताते हैं। जी। हमने तारीख भी बताई थी। वो आपको उसके लिए, राम के लिए बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने तारीख भी बताई थी कि 2 साल का पुराना बोनस हमारी सरकार मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती 25 दिसंबर को वो राशि देंगे, और हमने 12 लाख किसानों को 25 दिसंबर को 2 साल का पुराना बोनस दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत पिछली सरकार ने 5 साल में नहीं दिया, वादा किया था। जी। 5 साल में नहीं दिया, हमने 12 दिन में किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया। फिर 70 लाख बहनों को महतारी वंदन की राशि दी। फिर 24 लाख से अधिक किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपया दिया। हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतनी बड़ी राशि एक बार में उस प्रदेश के किसानों को नहीं मिली होगी जितनी छत्तीसगढ़ ने दिया। जी। ये इतना बड़ा वादा है। पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच कराएंगे, हमने कहा था, जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तेंदुपत्ता के लिए कहा था, वो हो गया। रामलला के दर्शन कराएंगे, अभी हम लोग भी कर आए हैं। जी। छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला के दर्शन करा रहे। मैं कितने आपको बताऊं, आपके और जो भी वादे किए हैं, जो भी हमारे घोषणा पत्र में है, अक्षरशः पूरा करेंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब करने वाले हैं। हमारी तैयारियां चल रही है, एक एक वादा पूरा करेंगे। जो कहा है वो करेंगे, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी, ये पूरा देश जानता है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यह जो कॉन्फिडेंस है, यह बता रहा है कि राज्य सरकार पिछले 6 महीने में कितना अच्छा कार्य कर रही है। और बहुत बहुत बधाई राज्य सरकार को आप लोगों के नेतृत्व में इस शानदार कार्य के लिए। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप दवे सर हैं। संदीप दवे जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी। सर, मैं कुछ पूछना नहीं
कहना चाह रहा हूँ, आप ये बोल रहे हैं और देश की सरकार भी बोल रही है कि हर संभाग में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं आप। अभी एम्स के डायरेक्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि एम्स भी फैकल्टी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ कि आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एमएससी एनाटॉमी और एमएससी फिजियोलॉजी वाले पढ़ाते हैं। सर, सही सलाह ये रहेगी आपको, मैं सलाह देने के लायक नहीं हूँ पर उस योग भी नहीं हूँ, पर मेरी एक सलाह है, जितने कॉलेज आपने खोले हैं उनको पहले कंसोलिडेट कीजिए, उनको पहले उतना उपयुक्त बनाइए कि बच्चे वहाँ पर सही मायनों में पढ़ के निकल सकें। हमारा मेडिकल एजुकेशन बहुत डिटोरिएट हो रहा है सर। आप जितने ज़्यादा कॉलेज खोलेंगे उतना ही मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी गिरती जाएगी, और आप एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, वह है मेडिकल एजुकेशन। कृपया करके उसके साथ कोई समझौता ना करें और कॉलेज ना खोलें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आप निश्चित रूप से सलाह देने के, सुझाव देने के काबिल हैं। इतना बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूशन आप चलाते हैं, आपका बहुत लंबा अनुभव है। आपके अनुभव के आधार पर आपने जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से सरकार उस पर संज्ञान लेगी। जी, अभी डॉक्टर दवे जिस तरह की बात कर रहे थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 10 तो मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट, ऐसे 13 हो गए। अगर हम ये कहें छत्तीसगढ़ में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए। 4 आपने पहले से घोषणा, गीदम, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने की स्थिति इसलिए आ गई कि वहां पर जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो नहीं है। तो अभी पिछले, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टर जा रहे थे और वहां पर जो काम कर रहे थे उनको उसका अनुभव का लाभ मिला ताकि उनको नौकरी मिल सके, जिसलिए पिछली बार मैंने आपके साक्षात्कार में कहा था। तो अभी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी पर्याप्त लोग नहीं हैं, तो उनको भरने के लिए जैसे मध्य प्रदेश ने बहुत सारा पैकेज दिया, जब ये आपने बताया भी कि कोई कमेटी बना रहे हैं, तो उस दिशा में आप किस तरह का काम कर रहे हैं, थोड़ा आप अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर दवे जी की जो चिंता है वो जायज है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य और हेल्थ के सेक्टर में जिस प्रकार से हम देश के अन्य राज्यों के बराबरी में नहीं हैं, तो हमको रिस्क लेकर और हिम्मत के साथ, चूंकि अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो आगे हम छत्तीसगढ़ के हेल्थ को सुधार नहीं पाएंगे। परंतु मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूं कि जिस प्रकार की पिछले समय में पेनाल्टी होता था मान्यता समाप्ति की ओर, उनके ऊपर कार्रवाई की ओर बढ़ता था, हम लोग डॉक्टर ले आएंगे, फैकल्टी पूरा चलाएंगे। 10 हमारे जो संचालित हो रहे हैं वो इस साल ही आप लोगों को नजर आएगा। जो 252 स्पेशलिस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी नियुक्ति के लिए हमने पीएससी को अनुमति हेतु भेज दिया है, हमने उनको फंड दे दिया है और जल्द ही पीएससी उस पर भर्तियां करेंगे। मुझे लगता है 252 अगर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर अगर आएंगे, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो ये अभी 252 हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी फैकल्टीज हमारी कवर हो जाएंगी और आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में हमारे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। और जैसा कि हमारे सरकार के जो रूल रेगुलेशन में जो उनके सैलरीज हैं, जो उनके फैसिलिटीज हैं, उससे भी हटकर हम अन्य डॉक्टरों, 5-7 हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अध्ययन कराया है और कराकर जो है उनके जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बाहर से भी डॉक्टर आएंगे। ये धीरे धीरे अब ये कैसे परिवर्तन हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ मेडिकल कॉलेज खोलने का। जब 2000 सन में हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज था, हमारे पास डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गिने चुने 2-4 मिलते थे, लेकिन आज ये स्थिति है, मैं दावे से कह सकता हूं कि मेडिकल ऑफिसर्स आने वाले 1 साल में या 2 साल में छत्तीसगढ़ में पूरा सैचुरेटेड हो जाएंगे मेडिकल ऑफिसर्स। और स्पेशलिस्ट की भी
फैकल्टीज हमको मिल रहे हैं और जब स्पेशलिस्ट निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। लेकिन सवाल आपने जो उठाया गुणवत्ता की है, उस दिशा में भी हम चिंता करेंगे कि गुणवत्ता कमजोर ना हो। और आप लोग इस छत्तीसगढ़ के धरोहर हैं, आप लोग ही बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके सुझावों को हम स्वीकार भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे और छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। एक सवाल आपने अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछा था, फिर वो पूरे डिटेल्स पर चले गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि हम हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स स्थापित करेंगे, तो उसके लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। सरगुजा में इसी वर्ष बजट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने बजट में लाया है और वहाँ के मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी को क्लब करते हुए सरगुजा संभाग में एक बड़ा सिम्स के तर्ज पर, एम्स के तर्ज पर सिम्स स्थापित होगा। ऐसा ही बिलासपुर में हमारा सिम्स है ही है, लेकिन वो 1952-54 की भवन होगी ऐसा लगता है। उसके लिए हमने 700 करोड़ रुपए दिया है कि फुल फैसिलिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वहाँ नया भवन बने और वहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी है उसको 2 महीने के अंदर हम उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तो बिलासपुर में भी मजबूत स्थिति में सिम्स हो जाएगा। तीसरा संभाग जगदलपुर है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हमारा 2 महीने में चालू हो जाएगा, बनकर तैयार है, तो उसको भी ये तीसरा सिम्स हो जाएगा। चौथा जो है हमारा रायपुर है, जो मेकाहारा है, जहां से मुझे लगता है कि आप सब लोगों के विशेष रूप से लगाव भी होंगे और आप सब लोग अधिकांश लोग पढ़े भी होंगे, तो उसके लिए मैं एक दिन आप लोगों को बुलाऊंगा भी। उसके लिए भी आपको बता दूं मैं कि अभी सैंक्शन बेड है 650, 685 है, 720, 700 है, 50 650 की जानकारी था, 700 होगा, लेकिन हमने उसमें 700 अतिरिक्त बेड की स्वीकृति भी इस बजट में लिया है और 778 करोड़ नए एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग के लिए भी रायपुर में मेकाहारा के लिए हमने इस बजट में लाया है। उसकी ड्राइंग डिजाइन बन रही है, उसके सेटअप भी अभी आ जाएंगे। तो ये चौथा संभाग हो गया। एक संभाग हमारा रह गया है दुर्ग, उसमें भी हम जल्द ही सिम्स के तर्ज पर आने वाले बजट में उसको ही प्रारंभ करेंगे। तो माननीय मोदी जी का जो वादा है, उनकी गारंटी ही पूरा होने की गारंटी, जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये पूरा होगा। और हम प्रदेश में 6 ऐसे मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मॉडल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे पैरामीटर को फॉलो करते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हमने सरगुजा में कोरिया, इधर में दंतेवाड़ा, रायपुर संभाग का गरियाबंद, बिलासपुर संभाग का मुंगेली, ऐसे 5, उधर में रायगढ़, ऐसे 5 संभाग में 5 हॉस्पिटल को, 6 हॉस्पिटल को हमने लिया है। तो उस पर भी हम करके देखेंगे कि क्या क्या उसमें चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको फेस कर सकते हैं। तो ये हम भी उसको भी करने वाले हैं। बस मैं एक क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा कि शायद आपने गलत समझ लिया। फैकल्टी की प्रॉब्लम एमबीबीएस ट्रेनिंग और कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, एम्स में बिल्कुल नहीं है। सारी एनाटमी, सारी क्लिनिकल, पैराक्लिनिकल स्पेशलिटीज़ बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं। सो ट्रेनिंग फॉर एन अंडर ग्रेजुएट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो डीएम और एमसीएच कोर्सेज में आ रही है और सुपर स्पेशलिटी में आ रही है। और रही बात कि मेडिकल कॉलेजेस खोलनी चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल, आई थिंक जो गवर्नमेंट सेटअप है, अगर अगर किसी ने सोचा ना होता, सोचा था कि एम्स दिल्ली में ही रहेगा, बाकी 22 एम्स बनाएंगे ही नहीं क्योंकि हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन रॉन्ग। अल्टीमेटली गवर्नमेंट थॉट और 22 एम्स बने और एम्स रायपुर आया एंड इट इज एस्टैब्लिश। तो सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे फैकल्टी, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक these medical colleges will be 1000 times better than a private sector medical college, जहाँ की faculty बिल्कुल ही नजर नहीं आती, only on paper faculty moves around. And today also the first choice of any young candidate who is in NEET is a government medical college. जिसको government medical college नहीं मिलता वो private में जाता है. So the fact that quality control is maintained in medical colleges is there. Yes, there are challenges, but I think we need to think big. We need to expand, and we need to have doctors from all districts, and the concept of having district hospitals becoming medical colleges with an NMC monitoring is definitely better than having thousands of private medical colleges where people pay a lot and only the rich go. In this
particular setup, even the poorest is allowed to go. That's my take. डॉक्टर साहब, देयर इज वन क्वेश्चन कि पैलिएटिव मेडिसिन फैसिलिटी जो है बहुत स्ट्रगल में है, और अभी एक अखबार में बहुत बड़ा न्यूज़ भी छपा था कि बहुत असमंजस में है कि चलेगा कि नहीं। अभी चूंकि हम लोग फैकल्टीज पे ही बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान है आगे? देखिए, पैलिएटिव मेडिसिन इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, स्पेशली कैंसर केयर, पेन क्लिनिक्स वगैरह में। जी बिल्कुल। टू दी एक्सटेंट पॉसिबल हम लोग भी देते हैं, हालांकि हमारे पास कोई पैलिएटिव मेडिसिन वार्ड अलग से नहीं है, पर जब हमारा कैंसर केयर स्पेशलाइज्ड यूनिट खुलेगा नए रायपुर में, तो डेफिनेटली वील हैव अ सेपरेट पैलिएटिव केयर वार्ड। और स्पेशली पेशेंट्स, यहाँ ऑन्को स्पेशलिस्ट हैं, उनको पता है कि पेशेंट जो स्टेज 4 कैंसर के होते हैं, उनको सिवाय पेनलेस डिग्निफाइड डेथ इन डिग्निटी देने के हम और कोशिश करेंगे। अभी सरकार भी कोशिश कर रही है कि जैसे मॉर्फिन टैबलेट्स आगे अवेलेबल नहीं होते थे बिकॉज ऑफ द ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, हालांकि एक मॉर्फिन की टैबलेट हार्डली 10 रुपए कॉस्ट करती है। ग्रेजुअली उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिप्ला वगैरह जो कि पैलिएटिव केयर के लिए मॉर्फिन टैबलेट्स देते हैं सो दैट पेशेंट्स कैन डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर। तो इस पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कोशिश ये भी होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि भी आपके अगर माता पिता इस स्टेज में हैं कि उनको हम हॉस्पिटल में कुछ डेफिनेटिव ऑफर नहीं कर सकते, तो आप घर पे ही पैलिएशन करिए विद रेगुलर चेकअप्स एट होम। जी हमारे बीच डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर काफ़ी देर से। डॉक्टर सुशील शर्मा। थैंक यू सर। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, बस कुछ अवगत कराना चाहता हूँ, अपनी बातें रखना चाहता हूँ। जो गुणवत्ता की बात हो रही थी, जैसे जवेद सर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता की बात हो रही थी, एक सरकारी संस्था की गुणवत्ता की बात हो रही थी, वैसे ही जैसे सर ने कहा था, मिश्रा सर ने कहा कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खरपतवार जैसी कुछ कुछ बातें कही थी, तो कुछ हद तक सही है। वो सही इसलिए है कि आज देखिए गुणवत्ता की बात करूँ तो आज मैं रायपुर का बाशिंदा हूँ, दवेद सर भी यहीं के हैं, खेमका सर भी यहीं के हैं। आप गाँव में तरफ निकल जाइए, आपको छोटे छोटे गाँव में मल्टी स्पेशलिटी नाम के बोर्ड दिख जाए। उस हॉस्पिटल का संचालन कौन कर रहा है? एक सिंपल पैरामेडिकल आदमी जो किसी एमबीबीएस आदमी डॉक्टर का लाइसेंस लेके वो संचालित कर रहा है। तो गुणवत्ता में कमी इस कारण से आई है कुछ हद तक। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जो लाइसेंस प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, बहुत सारे 16 17 18 लाइसेंस होते हैं, सबको अलग अलग विंडोज में जाना पड़ता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि एक सिंगल विंडो एक बनाइए आप, जिसमें सारी जो लाइसेंस है, एक जो जो स्ट्रेटेजी जो चीजें होती है, एक विंडो से हो जाए, तो भटकना नहीं पड़े और जगह जगह जाके कुछ जो अपनी परेशानियां हो कुछ हद तक कम हो। और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल की भी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी गुणवत्ता का उतना ध्यान रखा जाए ताकि मरीज को परेशानी ना हो। जो छोटे छोटे जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल जैसे नाम चालू कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशन का नाम खराब होता है। एक और मेरा एक प्रश्न ये कहूँ या मेरी बात कहूँ, आज जो स्वास्थ्य योजना चलती है, आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है, एम्स में भी एप्लीकेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है। गांव के एक छोटे से 10 बिस्तर के अस्पताल में भी एप्लीकेबल है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो रायपुर के बड़े उसमें भी एप्लीकेबल। कहीं उसमें रेट की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। कहीं पे ये नहीं होता कि बड़े हॉस्पिटल में जहाँ सुपर स्पेशलिटी जा रहा है तो उस रेट में थोड़ा सा चेंज किया, जैसे कि एनएबीएच हो या कुछ हॉस्पिटल का जो कैटेगरी वाइज सीनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहा है या कैटेगरी वाइज, उसमें कहीं डिस्पेरिटी होना चाहिए, सो दैट जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए। क्योंकि आज लगभग 70% जनता देश की प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराती है, सिर्फ 30% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराती है। तो किस गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कहीं इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं उसको कैटेगराइज किया जाए, ताकि जो खरपतवार वाली चीज या केमिकल डालने वाली चीज ना हो। अपील बहुत अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री साहब? देखिए, आपकी भी जो चिंता है उसको पहले भी हमारे कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने उस चिंता को व्यक्त किया है, लेकिन सरकार की नज़र में सारे हॉस्पिटल जिसको हमने एफिलेटेड किया, राजा हो या रंक, सबके लिए 5 लाख दे रहे हैं। वैसे ही बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे हॉस्पिटल हो, जिन्होंने अपनी जो भी मापदंड हम रखे हैं उसको पूरा किया है, तो उसके लिए हम बराबर ही देंगे। कारण ये है कि उसमें फिर एक देश में एक राज्य में दो अलग प्रकार की व्यवस्था, सारे लोग फिर जाना चाहेंगे। मान लीजिए कि हम दो व्यवस्था बना दिए, ए बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, कौन चाहेगा सी कैटेगरी में जाऊं? होड़ मच जाएगी सबको आने की ए कैटेगरी में। इसलिए वो आयुष्मान में स्पष्ट है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनकी कैटेगरी रैंकिंग अच्छी है, वहां भी जनरल वार्ड में ही हमें सुविधा प्रोवाइड कराते हैं।
सड़कों में आ जाएंगे, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। तो हम इसको जो है सरकार की जो मानक है उसको एक भाव से ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका सोचना भी सही है, मैं भी इस दिशा में सोचा था, लेकिन अंततः इस पर परीक्षण करके निष्कर्ष में पहुंचे कि सभी को हमको बराबर देना पड़ेगा। एशियन न्यूज के मंच से मैं आप सभी दर्शकों को, समस्त राज्य के दर्शकों को और हमारे यहाँ एक छत के नीचे रायपुर के समस्त दिग्गज हमारे जितने बड़े डॉक्टर हैं और हमारे सभी संस्थान के प्रमुख मुखिया लोग भी हमारे बीच में मौजूद हुए। यह एक सफल आयोजन करने की कोशिश न्यूज प्लस 21 और एशियन न्यूज की रही, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षता करते हुए श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अशोक जिंदल जी हमारे बीच में समय निकालकर अपना बहुमूल्य समय और क्वालिटी टाइम हमारे साथ दिया। हमारे प्रखर और मुखर सवालों का बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सुगमता से जवाब दिया, जिसको हमारी देश की और राज्य की जनता ने सुना, समझा। हमारे प्रबुद्ध डॉक्टरों ने कुछ सवाल किए, जिसका भी जवाब बहुत ही सरलता से और सहजता से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय ने रखा और विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई और आगे क्रियान्वयन के लिए भी आश्वासन दिया गया। न्यूज प्लस 21 एशियन न्यूज के इस मंच से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई, जो एशियन न्यूज की कहीं ना कहीं आज की सबसे बड़ी जीत है इस आयुष्मान कॉन्क्लेव की, कि एम्स के डायरेक्टर ने जो मांग की मंच से उसको तुरंत उप मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी, प्रदान किया और इस बात को माना कि हाँ हम सदन को जल्द से जल्द बनवाएंगे, आप ड्राइंग डिजाइन हमें प्रोवाइड कराएं। और अब आगे की तरफ रुख करते हैं और आगे का रुख है अवार्ड के लिए। मैं हमारी एंकर पृथा से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में शहर के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मान डॉक्टर जन हैं, जो कि उनको बहुत ही मंच पर हम उनको 1 बाय 1 बुलाना चाहेंगे और हमारे मुख्य अतिथि महोदय लोगों से उनको अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए हम मंच पर 1 बाय 1 आमंत्रित करेंगे। पृथा। तो एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 इस बीच में पृथा 1 मिनट और लूंगा। अगर मुश्किल से एक आध सवाल, हमारे बीच में काफी लोग मौजूद हैं, अगर कोई एक आध सवाल करना चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय या स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, तो प्लीज कर सकते हैं। मैं काजल सचदेव, कोई अपना साहूकाश फाउंडेशन से सिकलिंग और थैलेसीमिया बच्चों के लिए काम करती हूँ। सर, मैं आपके पास आ भी चुकी हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि सर, सिकल सेल के उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री भी आज आवाज उठा रहे हैं और हमारे राज्य में बिगुल बच चुका है। तो सर, लेकिन मेरी समस्या यह है कि यहाँ पर वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिससे सिकल सेल को रोका जा सके। प्रेगनेंसी टेस्ट पैकेज तो दे दिया है आयुष्मान कार्ड में, लेकिन उसके टेक्नीशियन नहीं है। यहाँ पर वैसा लैब नहीं है सरकारी जिसमें प्रेगनेंसी में एक बच्चे को अगर सिकल सेल और थैलेसीमिया है तो दूसरे बच्चे को ना हो। तो इस तरह जनसंख्या सिकल सेल की बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हमारे पास उसके उन्मूलन के लिए कोई इतने बड़े छत्तीसगढ़ राज्य में कोई टेस्ट नहीं है। तो सर, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? मेरे पास रोज ऐसे बच्चे आ रहे हैं और मैं खुद इस दौर को देख रही हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए सर। धन्यवाद। देखिए मैडम, आप तो सिकल सेल पर बढ़िया काम भी कर रही हैं, आपको बधाई हो। लेकिन आप जो गर्भवती हैं उनकी टेस्ट की बात कर रहे हैं। हम बच्चे को सिकल सेल से प्रभावित ऐसे बच्चों को पैदा होने से ही रोकना चाहते हैं। उसके लिए हमारी टेस्टिंग हो रही है और हम बाकायदे उनको कार्ड दे रहे हैं। जो पहले जन्म कुंडली से शादी होता था, अब वो कार्ड की कुंडली से शादी होगा और उसको जब मैच करेंगे तो स्पष्ट रूप से बता देता है कि इससे एक बच्चा सिकल सेल वाला होगा, एक सामान्य होगा। अगर दोनों ही प्रभावित से करेंगे तो दोनों बच्चे होंगे, स्वस्थ से होगा तो उनके स्वस्थ बच्चे होंगे। तो उसके लिए हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि अभी जो बीसी हुई थी परसों भारत सरकार की, तो उसमें छत्तीसगढ़ को सराहा गया कि बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ कर रहा है सिकल सेल पर। और हमारा टारगेट 100% लोगों का वो जो जन्म कुंडली होता है वैसी कार्ड की कुंडली तैयार
ट्रांसप्लांट नहीं होते ना, तो बच्चे बाहर जाते हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब आ जाएंगे ना, तो हमारी एक तो सिकलिंग बीमारी हट जाएगी। हमारे पास इतनी योजना है कि सिकलिंग बीमारी छत्तीसगढ़ से हटाना है, थैलेसीमिया बीमारी को भी हटाना है। तो ऐसे डॉक्टर भी उपलब्ध हो जाए और आपके सहयोग रहे तो ऐसे डॉक्टर को आप यहाँ पे इनिशियली कर दीजिए। निश्चित रूप से भी अगर आपके भी ध्यान में कोई डॉक्टर हो तो उनसे हम लोगों का संपर्क कराइए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 24 घंटे में हम उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, उनको अपॉइंटमेंट कर देंगे। हेलो सर, रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में अभी तक बाईपास सर्जरी अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, और डीकेएस हॉस्पिटल और मेकाहारा अस्पताल में अभी तक नियमित स्टाफ की कमी है, नियमित स्टाफ एक भी नहीं है, जिसके कारण उपचार नहीं हो पाता। ये अंतिम सवाल है मंत्री महोदय, प्लीज। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे मेकाहारा में जो हार्ट को लेकर इतने अच्छे स्पेशलिस्ट हैं कि न केवल भारत अभी उन्होंने वर्ल्ड लेवल में भी उनको प्राइज भी मिला है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है कि इतने माइनर से माइनर ऑपरेट उन्होंने किया है। आपको बता दूं, उसी के लिए हम जल्द ही रोबोटिक सर्जरी के लिए जो रोबोट डॉक्टर हैं उसको ला रहे हैं, रोबोट ला रहे हैं। एक मशीन है जो बारीक से बारीक हार्ट के नस को ही पकड़ लेता है। दूसरा, जिसकी कमी आप बता रहे हैं स्टाफ की, उसको इस अनुपूरक बजट में ही संभवतः हम लोग उसको लाने वाले हैं, और हार्ट के लिए जो बाईपास सर्जरी है वो पर्याप्त संख्या में हो सके लोगों का, उसके लिए सरकार का बिल्कुल ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता की है। आपकी जो चिंता है वो जिनाइन है, उसको जल्द ही पूरा करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक कोई सवाल बहुत देर से पूछो, खत्म करो भाई लास्ट। सर सादा नमस्कार, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपनी एक व्यथा सामने रखना चाहूँगा। मैं पंकज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ से। सर, स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत बहुत सारे संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 12 से 15 हज़ार में वो लगभग 10 साल से सेवा में अपनी दे रहे हैं। क्या इनके नियमित करने संबंधी कोई आशीर्वाद आपकी तरफ से मिलेगा? और इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग बृहद रूप से वेतन विसंगति के लिए परेशान है। चिकित्सकों को तो 4 स्तरीय वेतनमान है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ को समझ गए आपका वेतन सवाल नहीं मिल पाया है। तो प्लीज इससे संबंधित कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ से। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एनएचएम जो है भारत सरकार से संचालित होता है, और उसकी अधिकांश राशि भारत सरकार हमको देती है। चूंकि हम किसी भी प्रदेश में अलग से रेगुलर करने का या अन्य प्रावधान हम नहीं कर सकते, पूरे देश के लिए एक साथ लागू होता है। परंतु ये आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने जो घोषणा पत्र में 27% की वृद्धि आपको कहा है, वो जल्द ही उस घोषणा पत्र में जो घोषणा है उसको पूरा करेंगे। आप ही नहीं, जितने भी हमारे एनएचएम कर्मचारी हैं, जो मितानिन बहन है, सबके लिए हम पूरा करेंगे। वो हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको पूरा करेंगे। पंकज पांडे जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक जोरदार तालियां हो जाएं, और कार्यक्रम के अंतिम दिशा की तरफ अपन रुख करेंगे, और प्रेथा प्लीज आगे बढ़ाएं। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में आज शानदार कार्यक्रम का आयोजन, आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ। कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अलग अलग पैनलिस्ट के तौर
सर्जन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर अजीत मिश्रा जी।
माध्यम से आयोजन हुआ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम को रखा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, हमारे एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जिंदल साहब, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सामने में भी बैठे सभी वरिष्ठ डॉक्टरगण, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्स, मीडिया के साथियों और उपस्थित भाइयों बहनों। वैसे तो हेल्थ शब्द बड़ा व्यापक है और मैं 6 महीने में ही समझ चुका हूं कि कितना व्यापक है इसका दौरा, इसका दायरा जो है बहुत व्यापक है। हम केवल इसको एसी रूम में बैठकर केवल प्लान बनाकर नहीं चला सकते। इसके लिए धरातल में नीचे तक छत्तीसगढ़ की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, सरगुजा की अलग परिस्थिति है, बस्तर की अलग है, मध्य क्षेत्र का अलग है, विभिन्न क्षेत्रों से बटा हुआ ये राज्य, कई चुनौतियां यहाँ पे होती हैं। तो उससे निपटने के लिए केवल सरकार, अकेले सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग हेल्थ को इतना आसानी से आम जन तक सुलभ रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सभी स्टेप में आम जनता से लेकर, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, सरकारी कर्मचारी से लेकर सभी लोगों के एक अभियान के रूप में हमको लड़ना पड़ेगा। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम केवल बीमार लोगों का इलाज करना ही नहीं है। इसके 3 फेज हैं। एक तो बीमारियों को आने से ही रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। जब तक हम बीमारियों को आने से नहीं रोकेंगे तो हमारा इतना लोड बढ़ जाएगा कि हम जो है संभाल नहीं पाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार सतत रूप से कई कार्यक्रम चलाती है। सिकल सेल की बातचीत आई, मैं डाटा के साथ बता सकता हूं कि हम राज्य में अग्रणी राज्यों में से हैं। हम सतत रूप से उसको टेस्ट करा रहे हैं। मलेरिया उन्मूलन क्षेत्र में हम लोग अप्रत्याशित रूप से नीचे तक, खासकर सरगुजा को मैंने बताया कि जहां 30-31 मौत एक समय होती थी उसको समाप्त करके 0 में पहुंचा। ये जन जागरूकता से संभव हुआ है। आज भी हमारे सरगुजा क्षेत्र में अगर पानी जमा है तो मुझे अच्छे से याद है, अगर सड़कों में भी जमा है तो उसको स्थानीय प्रशासन या गांव वाले मिलकर उस पानी को जमा नहीं होने देते। तो इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है ताकि बीमारी आने से रुके। दूसरा, जब बीमार हो ही गए तो बीमारी को ठीक कैसे करें, इसके लिए अगर हम केवल सरकारी हॉस्पिटल को बंद कर दें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी अस्त व्यस्त हो जाएंगे कि वहां मारामारी हो जाएगा, हम इलाज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी अगर प्राइवेट को बंद कर दें एक दिन के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल भी लोड संभालने में मुश्किल है। तो हर स्तर में हमारा प्रयास है कि जो गांव में अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको मितानिन ही उसको दवा दे दे जाकर, थोड़ा बुखार उखार है, हल्का फुल्का टेस्ट कराना है तो उसके लिए जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी बहुत अच्छा कर दिया है पूरा देश में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में, वहां हो जाए। थोड़ा उससे बड़ी बीमारी कहीं हो गई तो उसके लिए हमारे पीएचसी में जाएं, उससे ऊपर सीएचसी में जाएं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएं। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है अगर मामला हल नहीं होता है तो जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज के अलावा हमारे प्राइवेट में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। मुझे लगता है कि ये चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे तो हमको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। और तीसरा, इन सब के होने के बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है एक बीमारी ठीक होने के बाद एक मनुष्य को वेलनेस देना। उसके लिए हेल्थ के साथ वेलनेस सब जुड़ा है। इसके लिए भी हम तमाम योगा, मेडिटेशन इन सबको भी हेल्थ में शामिल किए हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य रूप से ये जो योगा है, मेंटल जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बताऊं आपको, शारीरिक बीमारी से ज्यादा बीमारों की संख्या आने वाले समय में मानसिक बीमारों की होगी। हर व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। किसान भी परेशान है, पानी नहीं आ रहा है तो, डॉक्टर भी परेशान है, पेशेंट कहीं कम आ रहे हैं कहीं ज्यादा आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी परेशान है,
तो इसको फ्री करने के लिए हम सलाह देने वाले परामर्शदाता की भी स्थापना कर रहे हैं, वहाँ उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि भारत सरकार ने पिछले 3 महीना पहले चुनाव के आचार संहिता के पहले ही यहाँ 100 बेड का नेचुरोपैथी और योगा का संयुक्त रूप से आयुष के माध्यम से 100 बेड का रिसर्च सेंटर की अनुमति दे दी है। उसको हम प्रारंभ करने जल्द ही जा रहे हैं। और भारत सरकार से हमने मांग किया है कि यहाँ आयुर्वेद का एम्स स्थापित किया जाए, और देश का मुझे लगता है कि पहला या दूसरा एम्स होगा। उसके लिए भी सतत रूप से हम प्रयासरत हैं। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी बढ़े, क्योंकि आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे बड़े बड़े दार्शनिक चरक, सुश्रुत, पतंजलि ऐसे महान डॉक्टर्स ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया था। तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की हेल्थ के लिए जो भी सुझाव हों उसको आप लोग दीजिए। हम पूरी तरह से आप लोगों की बात सुनेंगे, प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलकर, यहाँ कोई प्राइवेट है ना कोई सरकारी है, केवल छत्तीसगढ़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए एक हेल्थ का हब बनाएं। मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूँ। आप सबों ने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आपके उद्बोधन के लिए। और इसी के बाद से मैं डिप्टी सीएम अरुण साव जी से ससम्मान आग्रह करना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दें। आज का यह बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित एम्स रायपुर के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अशोक जिंदल जी, एशियन न्यूज के प्रधान संपादक आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, आदरणीय जय दुबे जी, राजेश लोहाटी जी, डॉक्टर पात्रा, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय, शहर के सभी सम्मानीय लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सकगण, उपस्थित अन्य सभी सम्मानीय जन, हेल्थ इज वेल्थ, ये यूं ही नहीं कहा गया है। और आज हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को ध्यान में रखकर एशियन न्यूज ने जो आज आयुष्मान कॉन्क्लेव और अवार्ड किया है, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज जिनका सम्मान हुआ है उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब हम ससम्मान यहाँ पर आग्रह करना चाहेंगे हर्षित सिंघानिया जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। हम और हमारे साथ में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हैं, प्रबंध संपादक जय दुबे जी हैं, और साथ ही ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी से भी मैं मंच पर आग्रह करना चाहूँगी कि वे यहाँ पर आएँ और हमारे मुख्य अतिथि जो आज के कार्यक्रम के हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। चूँकि ये पल, ये समय, ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हमारे जहन पर कैद रहे, इसलिए ससम्मान आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड का शानदार आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में, पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ। कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की गई। हेल्थ एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बाधाएं आ रही है, इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की गई। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान दे रहे हैं आप सभी चिकित्सकों का भी सम्मान यहाँ पर किया। एक ग्रुप फोटो के लिए सभी से आग्रह। आप सभी लोग प्लीज मंच पर आ जाएं। डॉक्टर यूसुफ सर प्लीज मंच पर आएं। डॉक्टर दवे सर हमारे साथ थे, अगर हैं तो प्लीज मंच पर आ जाएं। डॉक्टर पात्रा सर प्लीज मंच पर आएं। डॉक्टर जावलकर
सब लोग जिनको भी सम्मान मिला है सब अपने अवार्ड के साथ कृपया मंच पर आ जाएं एक साथ। एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज मंच पर आ जाइए, कवर फोटो के लिए। और इस फोटो सेशन के बाद श्री राजेश लावटी जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। धन्यवाद ज्ञापित के लिए राजेश लावटी। Sir, when I have to start, I don't know. Respected Vice Chairman, this is my first speech. It may not be maiden. How much time do I have, sir? 5 minutes. Okay. Sir, I'm not a politician, and I do not know how to talk for against neither of them. I have been chosen nominated by President of India. I am really grateful to her, and of course our Prime Minister, who announced my name on 8th of March, which is the Women's Day, as a Nari Shakti. I have always worked for poor, and I'm always on the field, so my experience is entirely different than both sides of the house. I have given only 5 minutes, and being a teacher, for me, 5 minutes is extremely small slot. However, I'll try to do only two things. I'm also an author, so I always like to give analogy, Sanskrit shloka, and describe. It may not be possible. Maybe sometime later, if you give me a maiden speech of 15 minutes at least, I'll be able to do, sir, my expertise in my field. Yatra narya ramante tatra devataha. That's what our ancestors say. Where women are respected, that is a place where gods reside. And I want to tell you, the most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. And because of that, many women suffer in real life with cervical cancers, and they will come to the hospital only in the 4th stage or 3rd stage. I'm being a daughter and a sister of a doctor. I'm aware of this, and I've worked in my last 30 years with Infosys Foundation on this particular area, and that I want to give a suggestion.
there is a vaccination which is given to women, girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the House that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. My father, being a doctor, always used to tell me, when a woman dies, when a mother dies, in the hospital it's a count plus one. But for the family, a mother is lost forever. Maybe a man can get another wife, but children will never get another mother. Mother plays an important role, and cervical cancers are more in the later part of life. So I request that our government should look into this matter, and they have handled a very big vaccination drive during COVID, so this may not be very difficult if we can vaccinate our girls in the teenage 9 to 14. This is my first point. Who has developed the vaccine? This vaccination is developed in the West for a long time, sir. It is already given for the last 20 years. I tried one batch in my time, 10 years back, with government of Tamil Nadu, with K. Shanta, the director of the Adiyar Cancer Institute. It worked very well. So it is not expensive, I'm sure. Today it's 1,400 rupees for a person like us who are in the field. But if the government intervenes and negotiates, it can be, and any business is a win-win situation. He also should make certain money, but you can bring it to 700-800 rupees. And we have such a large population, sir. It will be benefiting for our girls in future. Ashwini ji, please convey to the Health Minister, Nadda ji. Yes, sir. The second point, which is very dear to my heart, is I'm going to talk. I may exceed 1 or 2 minutes, sir. Please, madam, yeah. no problem. That is regarding tourism in India. Sir, we always think only Ajanta, Ellora, Brihadishwara and Taj Mahal are few things which everybody should see. That's really not true, sir. Our country is vast. And there is a very famous saying in Subhashita that said, Bahuratnani Vasundhara. Mother Earth has many, many diamonds, and we always neglect and care only for one. Similarly, in India, we have 42 World Heritage Sites, but we have 57 pending. And we should bother about those 57. And some of them I want to tell because there is no time. These are the very important sites. I have gone personally and visited. Being a granddaughter of a school teacher and a history teacher, for the last 60 years, sir, I've done a lot of research in our own culture, our own temples, monuments in India. And whatever I have done, in nutshell, I want to give. There's a marvelous statue of Tirthankara, not Tirthankara, Bahubali at Shravanabelagola, which is a gem. It is in Karnataka. There are a group of monuments in Mandu, in Madhya Pradesh, who are very, very beautiful. There are caves or the prototyping of any temple you take in India. Its prototyping is done in Badami, Aihole, Pattatkallu in Karnataka, northern part of Karnataka, where I belong. I'm very proud about it. See Lingaraja temple, see any temple in India. Konark temple, everything prototyping is done in 575 AD in Karnataka. These 3 places which are not in World Heritage Center. You have, if you go to east, you have Tripura state, and they have fantastic sculptures known as Unakoti. Nobody knows who has done. They are 1,500 years old. Then you have Natural Roots Bridge in Mizoram and the eastern part of India, which is God's gift to us. We go to other countries and we see, but we never value because we have diamond in the hand, we search for the broken glass pieces. There is a complex of the temples in Srirangam, and people some of them must have seen from South India. I'm sure northern and eastern part of India people might not have seen. They are marvelous. They are as good as Brihadeshwara temple of Tanjore, which is a World Heritage Site. There are beautiful Mughal gardens in Kashmir,
We always go and see the film shooting, but we never realize they are not in the World Heritage sites. So the advantages of putting them on the World Heritage site, number one, the package should be done very well so that people can come and see them. The package should be conveniently should be done so that we should have good toilets and good roads so that the tourists can come. It will increase our revenue in our own country. There are so many advantages are there that I will do in my maiden speech. We have beautiful desert garden Ran of Kutch, and people only will see, can see only in certain months of the year, and we should take advantage of that. We have Buddha was a great person, and we are very proud when whichever country I go, they ask me, are you from the land of Buddha? I always say yes. He preached his first sermon in Sarnath, where very near to Varanasi, the group of old monuments at Sarnath, which are 2,500 years old, it is not in the World Heritage Site. The Lothal of Gujarat is equivalent to Mohenjo-daro Harappa of Pakistan. We can't go there, but we have Lothal and Dholavira. Dholavira is the World Heritage Site, but not Lothal. Lothal was a big port, and how the ships used to come, you should go and see. It should come in a World Heritage Site. We have Forts of Maharashtra, where Veer Shivaji, Bachcha Bachcha Bola Tha, that he said, Jai Mahadev in every fight. And they are the Jaladurga, Vanadurga, Normal Durga, the whole series where the forts face sea and also gave a great history to India, and particular to Maharashtra, great Shivaji's place should come under World Heritage Site. There are the beautiful islands on the river Brahmaputra in Assam, Majol they call, maybe my spelling may be wrong. It is Majoli. Sir, it is, if you would have seen in some other country, they would have made it the number one destination for wedding or even for entertainment or even to go and enjoy. But 90% of the people are not even aware of this. There is when you see the old parliament, you say, oh, these people, Westerners have come and they have built this one. People from architects from India, in UK, they came and built it. Sir, it is nothing but, if you see the prototyping of that, 1,000 years back, built in Madhya Pradesh, from Gwalior, 30 kilometers, it is called Mitavali. It's a Chausashta Yogini temple. It's exactly the replica of that, but in a prototyping, sir. There's a Padavali and Mitavali. There's one more set of temples which were saved because of on the Chambal River because of the dacoits, but they are world-class temples. The list is unending, but I want to conclude with a famous Gumbaz of Karnataka, that is Gol Gumbaz. It was ruled by the Adil Shahis in 1400 to 1685, and it's one of the marvelous things in India has produced, where you can have the echo of 7 times. My list is 57, but my time is limited. So, sir, this is an opportunity. Like young girl, I used to look at Rashtrapati Bhavan. I used to look at Rajpath-sabha. I used to always feel lucky are those people who stay there, who go there, who can talk, who can express. I never knew one day will come to me in my life, I can stand and talk about what I believe in. I want to conclude with a shloka which our ancestors have taught us, or my grandfather has taught when I was young. Whatever work you do, beta, do it with your mind, with buddhi, and with 100% concentration. We are in a country where there is so much diverse culture, but still we are all one, like 5 fingers make a mushti. We all have that character which is very much in dress, food, language, but we are all one. I want to serve in my tenure Rajya Sabha